तो बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं और हम सभी अभी बात करें तो संचयन रेडी हो गई है, हमारी जो स्पर्श का काव्य खंड रेडी हो गया है, पर गद्य खंड अभी तक हमने क्या किया, उनके क्वेश्चंस नहीं किए। पढ़ तो लिया मगर क्वेश्चन नहीं कर पाए। तो इसकी परेशानी का हल लेकर आज हम प्रस्तुत हो गए हैं। आज हमारा एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है जो कि हमारी क्विक रिवीजन सीरीज है। इसमें आज हम लेकर आए हैं क्लास 10 हिंदी कोर्स बी की बुक हमारी स्पर्श गद्य खंड के टॉप 60 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसे कि आपको दिख रहा है टॉप 60 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि पूरी तैयारी हम एक ही बार में करने वाले हैं। पूरा का पूरा जितने भी हमारे 7 चैप्टर गद्य खंड में है, इसे आज हम कंप्लीट करेंगे। हेलो एवरीवन, मैं आपकी हिंदी एजुकेटर रूपाली वर्मा और आज हम करने वाले हैं अपने एग्जाम्स की तैयारी में एक और कील को गाड़कर पूरा, यानी कि हम जितना भी हमारा देखिए हो गया, संचयन हमारी कंप्लीट हो गई, हमने समझ लिया, क्वेश्चन कर लिए, हमने क्षितिज का काव्य खंड समझ लिया, क्वेश्चन कर लिए, गद्य खंड समझ लिया, लेकिन क्वेश्चन नहीं किए थे तो आज क्वेश्चन भी कर लें। ग्रामर आपको समझा चुकी हूँ, लेखन आपको समझा चुकी हूं, और रही बात अब आपकी क्या ग्रामर की प्रैक्टिस के, तो उसके लिए भी जल्दी लाइव सेशंस लेकर आ रही हूं, जिसकी इंफॉर्मेशन आपको जल्दी ही चैनल पर मिलेगी। ठीक है ना, तो ध्यान लगाकर सारी चीजें देखते रहिएगा। चलिए तो शुरू करें आज फटाफट बिना वक्त गवाए, क्योंकि वक्त बहुत कीमती है, आप सभी के एग्जाम सर पे हैं और आपको बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो हम शुरू कर रहे हैं अपने गद्य खंड को, और गद्य खंड का हमारा पहला चैप्टर जो है वो कौन सा है, बड़े भाई साहब। ठीक है, प्रेमचंद द्वारा लिखित ये एक संस्मरण, जब प्रेमचंद जी और उनके बड़े भाई पढ़ने के लिए बाहर गए और हॉस्टल में रह रहे थे, तो किस तरीके से प्रेमचंद जी का मन बिल्कुल पढ़ने में नहीं लगता था और बड़े भाई साहब पूरा दिन पढ़ते रहते थे। उसके बावजूद वो क्लास से फेल हो जाते और बिना पढ़े, यानी कि बहुत कम पढ़ाई के साथ हमारे लेखक अव्वल आ जाया करते थे। और ये बात एक बार नहीं 2 बार हुई। इसके चलते लेखक के पास घमंड भी आया और कई चीजें मनोभाव उनके अंदर उठे भी थे। तो ये बात तो हमने आपको पूरी समझाई है। तो चलिए आज देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछे जाएंगे इससे। तो सबसे पहला प्रश्न आ रहा है, बड़े भाई साहब के व्यवहार में छोटे भाई के प्रति नरमी क्यों आ गई थी, बड़े भाई साहब पाठ के आधार पर लिखिए। अब चूंकि क्या था, हमेशा वो उपदेश देते थे अपने छोटे भाई को कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, और जैसे कि एग्जाम्पल भी देते थे कि मैं पूरा टाइम पढ़ता रहता हूं, तुम भी पढ़ो। अब क्या हुआ, पूरा टाइम पढ़ने के बावजूद वो फेल हो गए और बहुत कम पढ़कर हमारे लेखक अव्वल आ गए। तो इस बात से कहीं ना कहीं उन्हें ये हुआ कि अरे ये तो नहीं पढ़ रहा है उसके बावजूद, और मैं उसको सीख दे रहा हूं। तो एक तरीके से एक आत्मग्लानि उनको होने लगी अपने फेल होने पे, जिसकी वजह से उनके स्वभाव में थोड़ी नरमी आ गई थी। बड़े भाई साहब पाठ में छोटे भाई के प्रति बड़े भाई के व्यवहार में नरमी का मुख्य कारण छोटे भाई का कक्षा में अव्वल यानी कि प्रथम आना और बड़े भाई का लगातार दूसरी बार परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाना। तो एक बार तो हुए, दूसरी बार फिर हो गए। होना था, उम्र में बड़े होने के बावजूद छोटे भाई के सामने फेल होने के बाद वे अपना नैतिक अधिकार खो बैठे, यानी कि एक जो कहीं ना कहीं डांटने का, समझाने का जो अधिकार था वो खोते गए और उनका रौब कम हो गया। तो कहीं ना कहीं एक होता ना, बड़े भाई पे खूब रौब जमा के रखा था, तो वो धीरे धीरे कम होने लगा। अगला प्रश्न है, बड़े भाई साहब पाठ के आधार पर बताइए कि छोटे भाई के मन में कौन सी कुटिल भावना उदित हुई और क्यों। तो अब वो कुटिल भावना क्या थी, एक तो ये था कि भाई फेल हो गए तो ये सोच रहे थे अगले साल मैं तो अपने बड़े भाई के साथ ही क्लास में बैठूंगा, और एक कुटिल भावना और भी आई थी, वो कौन सी थी कि जब वो फेल हो गए और लेखक प्रथम आए तो उनको आड़े हाथों लेने की भी एक भावना आई थी। चलिए देखते हैं, बड़े भाई साहब पाठ में छोटे भाई के मन में ये कुटिल भावना उदित हुई कि बड़ा भाई अगले साल भी फेल हो जाए। ये भावना इसलिए आई ताकि दोनों एक ही कक्षा में आ जाएं, कि मतलब 2 साल तो 3 साल का गैप था, 2 साल फेल हो गए तो अब 1 साल का ही गैप रह गया था। तो अब ये सोचे कि अगर इस बार फिर से बड़े भाई साहब अगर फेल हो गए तो हम दोनों एक ही के साथ एक क्लास में बैठेंगे, और छोटा भाई खेल कूद व मस्ती के बावजूद बड़े भाई की डांट फटकार और फजीहत की अपमान से बचा रहेगा। मतलब अब अगर हम दोनों एक ही साथ क्लास में पहुंचेंगे तो भाई बड़े भाई साहब जो है ना, उनको अब जो थोड़ा बहुत डांटते हैं वो भी उनका डांटना बंद हो जाएगा, क्योंकि हम दोनों सेम क्लास में रहेंगे तो वो हमें क्या उपदेश दे पाएंगे, है कि नहीं। चलिए अगला प्रश्न है, बड़े भाई साहब के अनुसार जीवन की समझ कैसे आती है। उन्होंने क्या बताया था, जीवन की समझ सिर्फ पुस्तकों से नहीं आती, व्यवहारिक अनुभवों से आती है। इसके लिए उन्होंने अपने माता पिताजी कई लोगों का एग्जाम्पल दिया था। बड़े भाई साहब के अनुसार जीवन की समझ केवल पुस्तक पढ़कर नहीं बल्कि दुनिया को देख कर आती है। व्यवहारिक समझ का मतलब क्या होता है, जब हम सोशल होते हैं तो
तो उसके जरिए आती है। जीवन की समझ के लिए किताबी ज्ञान के साथ व्यवहारिक ज्ञान होना भी जरूरी है। व्यवहारिक मतलब क्या होता है, हम जितना सोशल होंगे, किसके साथ कैसे बिहेव करना है, कैसे बात करनी है, बड़ों के साथ कैसे करनी है, छोटों के साथ कैसे करनी है, तो जब हम समाज में घुलते हैं तो वो हमें ज्ञान प्राप्त होता है। यही कारण है कि किताबें पढ़कर परीक्षा पास कर लेना बहुत बड़ी बात नहीं है। असली बात उस पढ़ी हुई शिक्षा को अपने जीवन में उतारना व लागू करना है। जीवन का व्यवहारिक अनुभव ही व्यक्ति को अधिक महत्वपूर्ण बनाता है। सिर्फ पढ़ लेना महत्वपूर्ण नहीं, हमारा जो बिहेवियर है वो समाज में सबके साथ कैसा है ये ज्यादा मायने रखता है। उदाहरण के लिए घरों में बड़े बुजुर्ग कम शिक्षा पाकर भी समस्याओं से अधिक कुशलता से निपटते हैं। अब आप देख लीजिए, अब आपके बूढ़े बुजुर्ग जो होंगे भले आपसे कम पढ़े होंगे, लेकिन जो समस्याएं अगर आती हैं, घर में कोई बीमार हो या कुछ हो, वो कितनी चुटकियों से उन सारी प्रॉब्लम से हल निकाल लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो अनुभवी हैं, इतने टाइम से वो जो उन्होंने अपनी लाइफ गुजारी उसमें उनको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस प्राप्त हुआ। अगला प्रश्न है, बड़े भाई साहब कहानी में बड़े भाई द्वारा घमंड को एक बुराई के रूप में दिखाया गया है। बिल्कुल सही है, उन्होंने बोला था ना कि घमंड तो रावण का नहीं रहा, क्योंकि यहाँ पर लेखक को कहीं ना कहीं घमंड आ गया था कि वो अव्वल आ रहे हैं, पढ़े ना पढ़े वो तो पास ही हो जाएंगे। घमंड का विरोध करने के लिए बड़े भाई द्वारा कौन कौन से उदाहरण दिए गए? अब जब उन्होंने घमंड पे उपदेश दिया था तो उन्होंने कई सारे उदाहरण दिए थे, वो आपको बताने हैं। कहानी में बड़े भाई ने घमंड को इंसान की एक कमजोरी बताया। अपनी बात को साबित करने के लिए उन्होंने रावण और शैतान के उदाहरण दिए। रावण अंग्रेजों से भी बड़ा राजा था, किंतु घमंड के कारण उसका अंत हो गया। शैतान को घमंड के कारण नरक भोगना पड़ा। शाही रूम को भीख मांगनी पड़ी और भीख मांगते मांगते ही वह मर गया। यदि कोई व्यक्ति अपने किसी गुण पर घमंड करेगा तो उसका हाल भी इन तीनों जैसा ही होगा। तो ये चीज उन्होंने बताया एग्जाम्पल देकर कि क्योंकि कहीं ना कहीं बड़े भाई साहब को लगने लगा था कि छोटे भाई के अंदर वो घमंड आ रहा है, क्योंकि वो बार बार फर्स्ट डिवीजन में पास होते जा रहे हैं, इसलिए उन्होंने ये बात बताया कि तुमको भी घमंड नहीं करना चाहिए। अगला प्रश्न है, बड़े भाई साहब पाठ में लेखक ने समूची शिक्षा के किन तौर तरीकों पर व्यंग्य किया है? क्या आप उनके विचार से सहमत हैं? बिल्कुल सही, क्योंकि पहले की जो शिक्षा होती थी, हम अभी की बात नहीं करें, अभी तो बहुत शिक्षा प्रणाली में बदलाव हो गया। जब ये पाठ लिखा गया तब की शिक्षा प्रणाली की बात करें, एक तो रटन पद्धति थी, यानी कि हर चीज जैसे टीचर ने लिखाया एज इट इज आपको लर्न करना है और एज इट इज कॉपी में लिखना है। एक तो ये चीज बहुत गलत थी। दूसरा, बड़े बड़े निबंध लिखना, दूसरे देशों का कॉन्स्टिट्यूशन हमें पढ़ाना, वहां की हिस्ट्री हमको पढ़ाना, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं अपने आप में गलत थी। बहुत सारे ऐसी चीजें हमारी पढ़ाई में जो है वो इंक्लूड हैं जो हमारी रियल लाइफ में हमें कहीं भी यूज में नहीं आती हैं। बड़े भाई साहब पाठ में प्रेमचंद ने शिक्षा की रटन प्रणाली, ये अंग्रेजी भाषा पर अत्यधिक जोर, व्यवहारिक ज्ञान की अनदेखी और परीक्षा केंद्रित मूल्यांकन जैसे तौर तरीकों पर व्यंग्य किया है। यानी कि सिर्फ आप एग्जाम के बेसिस पे ही एक बच्चे को जज कर रहे हो। अब कुछ बच्चे क्या होते हैं कि वो पढ़ाई में अच्छे नहीं होते मगर स्पोर्ट्स में अच्छे होते हैं, करिकुलर एक्टिविटीज में अच्छे होते हैं, तो सिर्फ एग्जाम बेसिस के नंबर्स के अकॉर्डिंग बच्चे को जज नहीं, मतलब उसका वैल्यूएशन नहीं करना चाहिए कि वो कैसा है। जहां छात्रों को रट्टू तोता बनाया जाता है और किताबी ज्ञान को व्यवहारिक जीवन से अलग कर दिया जाता है, यानी किताब में जो चीजें पढ़ाई जा रही हैं वो हमारी रियल लाइफ में कहीं इंप्लीमेंट ही नहीं होती, ठीक है, जिससे सर्वांगीण विकास रुकता है। लेखक के विचार से सहमत होकर यह शिक्षा बोझिल और निरर्थक लगती है, जो जीवन के लिए उपयोगी होने के बजाय केवल अंक लाने का साधन बन जाती है। यानी कि सिर्फ आपके नंबर्स पे आपको कंसंट्रेट करनी है, मगर वो जो हम पढ़ रहे हैं वो हमारी रियल लाइफ में कहीं पे भी हमारे इस्तेमाल में नहीं आ रही है। अगला प्रश्न है, बड़े भाई साहब पाठ के किन अंशों से पता चलता है कि भाई साहब के भीतर भी एक बच्चा है? जब आखिरी वाला हमारा जो इंसिडेंट चल रहा था ना, आखिरी एकदम सीन, कि जब मैदान में एक क्या कहते हैं दोनों लोग खड़े होते हैं, बात हो रही होती है, एकदम से उनके ऊपर से एक पतंग गुजरती है, तो बड़े भाई साहब कूद के उस पतंग की डोर को पकड़ लेते हैं। तब ये समझ में आता है कि उनके अंदर भी एक बच्चा है, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपने छोटे भाई के सामने एक अच्छा व्यक्ति बनना चाहते हैं, एक अच्छा उनके सामने प्रेरणा स्रोत रखना चाहते हैं, एग्जाम्पल रखना चाहते हैं, इसलिए वो उस सारी चीज़ों से दूर रहते हैं, जैसे खेल कूद, इन सारी चीज़ों से, ताकि उनका भाई भी इनसे दूर रहे और पढ़ाई में ध्यान लगाए, एक अच्छा एग्जाम्पल रखने सेट करने के लिए, ठीक है।
जब दोनों भाई मैदान में खड़े थे, संयोग से उसी वक्त एक कटी हुई पतंग उनके ऊपर से गुजरी। उसकी डोर लटक रही थी। भाई साहब लंबे थे, उन्होंने ही उछलकर उसकी डोर पकड़ ली और बेतहाशा हॉस्टल की ओर दौड़े। मैं पीछे पीछे दौड़ रहा था। ये उनके भीतर बच्चा होने का प्रमाण था। यानी कि पतंग पकड़ के जैसे नॉर्मल सभी बच्चे खुश होते हैं और दौड़ते हैं, वैसे ही वो भी दौड़े। तो ये पता चल रहा था इस सारी चीज से कि उनके अंदर भी एक बच्चा था। अगला प्रश्न है, मैदान का आकर्षण छोटे भाई को कहां ले जाता था और क्या क्या करवाता? कहानी बड़े भाई साहब के आधार पर बताइए। अब क्या होता था, जब बड़े भाई साहब से खूब फटकार पड़ती तो थोड़ा निराश होकर एक टाइम टेबल बन जाता, और टाइम टेबल में खेलने की कहीं पे भी कोई गुंजाइश नहीं होती, पूरा दिन पढ़ना सारे काम होते थे। अब वो टाइम टेबल फॉलो नहीं हो पाता, क्योंकि भाई पढ़ने बैठते तो, मगर जो क्या कहते हैं ना, मैदान का जो आकर्षण है वो उनको खींच के लेके चला जाता। मतलब पढ़ाई सब छोड़ के और वो सीधे मैदान में पहुंच जाते और वहां खेलते कूदते। तो इसलिए यहाँ पर बताया गया है कि छोटे भाई को मैदान का आकर्षण कहाँ खींच के लेके जाता था? हॉस्टल के बाहर, खिड़की के बाहर एक मैदान था, वहां पर वो चले जाते थे खेलने के लिए। बड़े भाई साहब कहानी में मैदान का आकर्षण छोटे भाई को हर समय हॉस्टल से बाहर मैदान की ओर खींच ले जाता था। वहां वह घंटों गेंद उछालना, कबड्डी, वॉलीबॉल खेलना और तितलियां उड़ाना जैसे खेल खेलता था, जिससे उनका मन पढ़ाई में नहीं लगता था। वह मैदान में कागज की तितलियां बनाना, कंकड़ उछालना और पटाखों का पर सवार होकर मोटरसाइकिल चलाने का अभिनय करने में लगा रहता था। तो मतलब ये सारे काम करते थे वो, पढ़ाई छोड़ के मैदान में पहुंच गए और ये सारी हुड़दंगगिरी हुआ करती थी। चलिए अगला प्रश्न है, कहानी बड़े भाई साहब के अनुसार जीवन की समझ कैसे आती है? जैसे कि बताया गया है, जीवन की समझ कैसे आती है? किताबी ज्ञान से नहीं, व्यवहारिक अनुभव से। हम धीरे धीरे अपना जीवन जैसे व्यतीत करते हैं, हमारे पास वो एक्सपीरियंस गेन होता जाता है। बड़े भाई साहब के अनुसार जीवन की समझ केवल किताबी ज्ञान से नहीं बल्कि व्यवहारिक अनुभव और व्यवहारिकता से आती है, जिसमें बड़े बुजुर्गों जैसा अम्मा और हेड मास्टर की माँ के उदाहरणों से पता चलता है। उन्होंने वहाँ क्या उदाहरण दिए थे? उन्होंने बताया थे कि अम्मा बहुत कम पढ़ी लिखी हैं, लेकिन उन्हें घर संभालने और बहुत सारी सिचुएशन से निपटने का अनुभव है। उसी तरह उन्होंने हेड मास्टर का भी उदाहरण दिया था कि हेड मास्टर जब अकेले रहते थे तो घर भी व्यवस्थित नहीं रहता था, बहुत सारा खर्चा भी उनसे हो जाता था, कुछ बचता नहीं था, वो कर्जदार भी हो गए थे। लेकिन जब से उनकी माँ आई उनके घर में और उनके घर की व्यवस्था संभाली, तब से सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा है और बहुत खुशहाल है। तो इस तरीके से बताया कि चाहे हेडमास्टर की माँ हो या हमारी अम्मा हो, अनपढ़ हैं लेकिन उनके पास व्यवहारिक अनुभव बहुत ज्यादा है, इसीलिए वो सारी चीजें बहुत अच्छे से संभालती हैं। कि वे पढ़े लिखे ना होकर भी जीवन की समस्याओं को अनुभव से हल कर लेते थे, जबकि किताबों से केवल अगली कक्षा में जाने का रास्ता मिलता है। असल समझ अनुभवों से ही आती है, यानी कि किससे? जो हम एक्सपीरियंस करते हैं। अनुभव मतलब क्या हो गया? एक्सपीरियंस जो हम करते हैं उससे आती है। चलिए अब यहाँ पर क्या आ गया है? आशय स्पष्ट कीजिए। आज तो जो कुछ हुआ वो अपूर्व था। बंगाल के नाम या कलकत्ता के नाम पर कलंक था कि यहाँ काम नहीं हो रहा, वह आज बहुत अंश तक धुल गया। ठीक है, अब ये आपको जो वक्तव्य है इसका अर्थ बताना है। अब ये जो चैप्टर आ रहा है, ये कौन सा क्वेश्चन है? ये चैप्टर है हमारा चैप्टर नंबर 2, डायरी का पन्ना। अब ये जो चैप्टर है इसमें क्या था? ये सीताराम सिकसरिया द्वारा लिखा गया है, उनकी डायरी में एक दिन का विवरण है। ठीक है, ये डायरी लेखन की विधा में ही है। सीताराम सिकसरिया जी ने अपने इस एक दिन का विवरण दिया है। ये दिन है 26 जनवरी 1931 का, जिस दिन क्या कहते हैं, कलकत्ता में पूर्ण स्वतंत्रता दिवस की वर्षगांठ मनाई जा रही थी और पूरा कलकत्ता इसमें जोर शोर से भाग ले रहा था। चाहे जुलूस हो, सभाएं हो, सभी जगह झंडे फहराने हों, पूरा आकर्षण से सजा हुआ है। तो चैप्टर में आपको समझाया मैंने, इसमें बहुत सारे लोग हैं, उनके बारे में भी है, तो उनसे ही रिलेटेड यहाँ पर प्रश्न है। तो अब यहाँ पर ये बात कलकत्ता के लिए कही गई थी कि जो कलकत्ता के नाम पे या बंगाल के नाम पे जो कलंक था वो धुल गया। इसका मतलब क्या है? क्योंकि जब 26 जनवरी 1930 को जब पूर्ण स्वतंत्रता मनाई जा रही थी तो बंगाल में इसको लेकर कोई भी काम नहीं हुआ, यानी कि कोई भी एक्टिविटी नहीं हुई थी। तो सभी लोग कह रहे थे कि बंगाल में स्वतंत्रता संग्राम को लेकर कोई काम नहीं हो रहा, लेकिन 26 जनवरी 1931 के दिन इतने धूमधाम से ये स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, सबने बढ़ चढ़कर भाग लिया कि वो जो कलंक लगाया गया था कि कोई काम नहीं हो रहा, वो धुल गया था। ठीक है,
डायरी का एक पन्ना पाठ में ये पंक्तियां 26 जनवरी 1931 को कोलकाता यानी कि कलकत्ता में हुए अभूतपूर्व स्वतंत्रता आंदोलन को दर्शाती है। कलकत्ता वासियों ने पुलिस लाठीचार्ज के बावजूद ब्रिटिश शासन को चुनौती दी और साहसी प्रदर्शन कर यह साबित किया कि वे आजादी की लड़ाई में अग्रणीय हैं, जिससे निष्क्रियता का कलंक धुल गया। तो सिंपल देखिए, इतनी बड़ी लाइन को यहाँ पर सिर्फ उन्होंने छोटी सी लाइन में बता दिया, जिससे निष्क्रियता यानी कि स्वतंत्रता आंदोलन में भाग ना लेने का जो कलंक था वो धुल गया, ये चीज पता चलती है। अगला प्रश्न है, मॉन्यूमेंट के नीचे सभा क्यों की जा रही थी? डायरी का एक पन्ना पाठ के आधार पर बताइए। क्योंकि 26 जनवरी 1931 के दिन जो स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा था, उसकी पूर्णता ये थी कि 4:24 पर मॉन्यूमेंट पर झंडा फहराया जाएगा और उसी के नीचे स्वतंत्रता की शपथ पढ़ी जाएगी। ठीक है, और ये कब हुआ था? ये 26 जनवरी 1931 को डिसाइड हो गया था कि हर साल 26 जनवरी को हम पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। डायरी का पन्ना पाठ में 26 जनवरी 1931 को कोलकाता के मॉन्यूमेंट के नीचे सभा 1930 में हुई पहली स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा को दोहराने और स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए की जा रही थी। यानी कि इससे पहले 1930 में भी मॉन्यूमेंट के नीचे स्वतंत्रता की शपथ पढ़ी गई थी, जब ज्यादा जोर शोर से नहीं हुई थी, हल्का सा बस एक शपथ पढ़ ली गई थी। अब उसी को जोर शोर से कब किया गया? 26 जनवरी 1931 को स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए की जा रही थी। यह आयोजन अंग्रेजों द्वारा लगाई गई पाबंदियों के खिलाफ एक खुली चुनौती और राष्ट्रीय स्वतंत्रता संकल्प को प्रदर्शित करने के लिए किया जा रहा था। अगला प्रश्न है, डायरी का पन्ना अध्याय में जिस दिन का वर्णन किया गया है उस दिन की क्या विशेषता थी? इसका आयोजन किस शहर में किया जा रहा था? तो आपको उस दिन यानी कि 26 जनवरी 1931 के दिन की विशेषता बतलानी है। ठीक है, डायरी का पन्ना अध्याय में 26 जनवरी 1931 का वर्णन किया गया है। इस दिन ये विशेषता थी कि उस दिन पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी। ठीक है, यानी कि हम पूर्ण स्वराज प्राप्त करते हैं, इसकी घोषणा, जबकि हमारा देश आजाद नहीं हुआ था उस समय। इस दिन देशभक्तों ने लाला लाजपत राय को श्रद्धांजलि देने के लिए उनकी स्मृति में शहीद स्मारक पर झंडा फहराया। यह आयोजन राष्ट्रीय भावना और सांप्रदायिक एकता का प्रतीक था। यह आयोजन पटना शहर में किया गया था। तो अब इसको आपको समझ में आया कि पहला कहां हुआ था जोर शोर से? 1930 में। लेकिन अब जो इस डायरे के पन्ने में जो बात हो रही है ये कब की है? कलकत्ता की बात हो रही है। लेकिन ये पूछा गया है कि किस दिन का वर्णन है। तो यहां पर जो हमने पटना कहा ये थोड़ा सा मिस्टेक है। पहला पटना में मनाया गया था, लेकिन दूसरा जो अब ये मनाया जा रहा था ये कलकत्ता में मनाया जा रहा था। ठीक है, चलिए अगला आ जाते हैं। डायरी का पन्ना पाठ में जनता आजादी का पर्व मनाने के लिए अत्यंत उत्साहित थी। बिल्कुल सही, सभी लोग बहुत जोश खरोश से निकल रहे थे। पर पुलिस इस पर्व को मनाने के लिए जनता को हतोत्साहित कर रही थी, यानी कि उन्हें हर हाल में रोकने का प्रयत्न कर रही थी। पुलिस के लिए यह आयोजन रोकना आवश्यक था। क्यों? तर्क सहित दीजिए। अब देखिए, उस समय अंग्रेजी शासन था। ठीक है, अंग्रेजों का शासन था। तो अंग्रेजी शासन होते हुए कोई दूसरा अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कैसे कर सकता है? ठीक है ना, क्योंकि अंग्रेजों ने तो हमें गुलाम बना रखा है, तो हम स्वतंत्रता की घोषणा क्यों कर सकते हैं? तो अंग्रेज तो हमें रोकने की कोशिश करेंगे ही करेंगे, और वही उन्होंने किया था। डायरी का पन्ना पाठ में पुलिस द्वारा 26 जनवरी 1931 को स्वतंत्रता दिवस मनाने से रोकने का मुख्य कारण ब्रिटिश शासन के विरुद्ध जन आक्रोश को दबाना था। क्योंकि कहीं ना कहीं ये क्या हो रहा था? ब्रिटिश शासन का विरोध किया जा रहा था, उनके आत्मबल को तोड़ना था। पुलिस का यह आयोजन रोकना आवश्यक था क्योंकि यह एक बड़ा जन आंदोलन था जो ब्रिटिश शासन की सत्ता को सीधे चुनौती दे रहा था। क्या कर रहा था? सीधे चुनौती दे रहा था कि नहीं, आप रुक जाइए, ये इस तरीके से आपको हमारे ऊपर शासन करने का हक नहीं है। तो हम पहले तो भाई हम लोग बहुत प्यार से समझा रहे थे, लेकिन जब नहीं समझे तो इस तरह के आंदोलन धीरे धीरे उग्र होते जा रहे थे। इसके माध्यम से लोग एकजुट होकर पूर्ण स्वराज का संकल्प दोहरा रहे थे। यानी कि जो हम पूर्ण स्वराज के लिए नारे लगा रहे थे वो उस दिन हमने उस संकल्प को दोहराने का काम कर रहे थे, और इसी वजह से अंग्रेज शासक हमें रोकने के लिए पूरा दमखम लगाए हुए थे।
बड़े बाजार के प्रायः मकानों पर राष्ट्रीय झंडा फहराने का क्या कारण था? क्योंकि उस दिन हम पूर्ण स्वतंत्रता दिवस की वर्षगांठ बना रहे थे। तो बड़े बाजार में जितने मकान थे सब जगह तिरंगे झंडे लगे थे। कोई कोई घर तो ऐसा सजा था जैसे लग रहा है कि वहां शादी है, हमें आजादी ही मिल गई है, इस तरीके से। तो एक तरीके से अपने उत्साह और आनंद को प्रकट करने के लिए हर घर पर, हर दुकान पर तिरंगा झंडा फहरा रहा था। बड़े बाजार के प्रायः मकानों पर 26 जनवरी 1931 के दिन राष्ट्रीय झंडा फहरा रहा था। उस दिन लोगों में उत्साह कोई भावना थी, यानी कि उत्साह की बहुत ज्यादा, कोई का मतलब यहाँ थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग है, लोगों में उत्साह की बहुत भावना थी। सभी को देशभक्ति और नवीनता का एहसास था। उस दिन राष्ट्रीय झंडा फहराने का एक मुख्य कारण था कि लोगों को इससे स्वतंत्रता का एहसास हो कि हाँ, हम स्वतंत्र हैं, क्योंकि हम स्वतंत्रता की मांग बराबर अंग्रेजों से कर रहे थे। और चूंकि मनाई ही जा रही थी पूर्ण स्वतंत्रता की वर्षगांठ, तो इस चीज का एहसास कराने के लिए क्या किया गया था कि नहीं, हम तो पूर्ण स्वतंत्रता मना रहे, ऐसा उद्घोषणा कर दी गई थी। पुलिस कमिश्नर द्वारा निकाली गई नोटिस का तथ्य स्पष्ट करते हुए बताइए कि यह नोटिस क्यों निकाली गई थी। अब उसमें क्या था? उस नोटिस में हर एक बड़े नेता को नोटिस दी गई थी कि आप किसी भी तरह की सभा नहीं करेंगे या सभा में आप जाएंगे नहीं, क्योंकि अगर आप जाते हैं तो अमुक अमुक धारा के कारण जो है वो आप दोषी पाए जाएंगे। पुलिस कमिश्नर द्वारा निकाली गई नोटिस का तथ्य यह था कि अमुक अमुक धारा, अमुक अमुक का मतलब होता है उसमें उस समय कोई धारा नंबर लिखा गया होगा, के अंतर्गत सभा नहीं हो सकती, यदि आप भाग लेंगे तो दोषी समझे जाएंगे। यह नोटिस इसलिए निकाली गई थी ताकि इस दिन झंडा फहराने और स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा लेने के कार्यक्रम को विफल बनाया जा सके। जैसा कि काउंसिल ने नोटिस निकाला था कि 26 जनवरी 1931 को शाम को 4:24 पे मॉन्यूमेंट पे झंडा फहराया जाएगा और स्वतंत्रता की शपथ पढ़ी जाएगी। तो इसको रोकने के लिए पुलिस कमिश्नर ने भी नोटिस निकाला कि आप कोई सभा नहीं करेंगे, जुलूस नहीं करेंगे, और अगर आपने किया तो आप दोषी पाए जाएंगे। और ये सिर्फ इसलिए था कि भाई किसी भी तरह की कोई एक्टिविटी, गतिविधियां ना हो पाए। सुभाष बाबू ने कब और कैसे जुलूस निकाला? यह दिन किस अमर स्मृति में था? तो अब यहाँ पर क्या था, ध्यान रखिए, सुभाष बाबू मतलब सुभाष चंद्र बोस के बारे में पूछा गया, वो भी जुलूस में थे, है ना। सुभाष बाबू ने 26 जनवरी 1931 को कोलकाता में जुलूस निकाला। यह जुलूस सरकारी कानूनों का उल्लंघन करते हुए सार्वजनिक रूप से निकाला गया था। यानी कानून क्यों? क्योंकि भाई देखिए, कमिश्नर ने नोटिस दिया था, सुभाष बाबू के पास भी गया था, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने क्या किया, जुलूस निकाला। यह दिन 26 जनवरी 1930 को संपूर्ण भारत में मनाए गए प्रथम स्वतंत्रता दिवस की अमर स्मृति थी। यानी कि जो पहला मनाया गया था, कब था, 26 जनवरी 1931 को, ये इसकी स्मृति में, यानी कि फर्स्ट जो एनिवर्सरी या पहली वर्षगांठ जो होती है उस पे था। ओपन लड़ाई किसे कहा गया है, यह अपूर्ण क्यों थी? अब आपको बताना, ओपन लड़ाई किसे कहा गया। देखिए, एक तरफ तो काउंसिल ने कहा कि भाई हम सभा करेंगे, जुलूस निकालेंगे, शपथ पढ़ेंगे, झंडा फहराएंगे। इसको रोकने के लिए पुलिस ने भी धारा लगाई। तो एक तरीके से दोनों लोग बोलकर इस बात को कर रहे थे और दोनों अपनी अपनी बातों पर टिके हुए थे। वो रोकने को तैयार नहीं थे और अंग्रेज रोकने को तैयार थे। अंग्रेज सरकार द्वारा विभिन्न धाराओं के तहत सार्वजनिक सभाओं को गैरकानूनी ठहरा दिया गया था और पुलिस सरकार के आदेश पालन को तत्पर थी। तो सरकार ने जो आदेश दिया था कि किसी तरह की सभा नहीं होगी, जुलूस नहीं होगी, और पूरी पुलिस इसी चीज को रोकने में लगा दी गई थी। इनके बावजूद काउंसिल द्वारा नोटिस निकाला गया कि मॉन्यूमेंट के नीचे ठीक 4:24 पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा तथा स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा पढ़ी जाएगी। इसे ही ओपन लड़ाई कहा गया, क्योंकि दोनों खुला लड़ रहे थे। यह अपूर्ण थी क्योंकि इससे पूर्ण कभी इतना बड़ा जुलूस नहीं निकाला। अच्छा, यहाँ पर अपूर्ण नहीं, ये अपूर्व क्यों थी? अपूर्व का मतलब इससे पहले जो है इतने बड़े जुलूस वगैरह निकाले नहीं गए थे। तो यहाँ अपूर्ण की जगह होगा अपूर्व। ये अपूर्व इसलिए थी क्योंकि इससे पहले कोलकाता में इतना बड़े लेवल पर कभी कोई जुलूस या सारी चीजें नहीं हुई थी। ब्रजलाल गोयनका कौन थे? झंडा दिवस को सफल बनाने में उनकी भूमिका पर प्रकाश डालिए। अब आपको बताना है ब्रजलाल गोयनका, इनके बारे में चैप्टर में मेंशन है, ठीक है। ब्रजलाल गोयनका एक समर्पित स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने डायरी का पन्ना, ठीक है, जो कि सीबीएसई कक्षा 10 में शामिल है, के संदर्भ में 26 जनवरी 1931 को कोलकाता में झंडा दिवस को सफल बनाने की अनुकरणीय भूमिका निभाई।
वे लेखक के साथी और दम जेल में भी उनके साथ रहे थे। ठीक है, तो अब ये कौन थे आपको बता दिया गया है और ध्यान से उनका नाम याद रखिएगा क्योंकि इनसे रिलेटेड प्रश्न आएंगे। ये काफी प्रमुख अधिकारी थे। ठीक है, चलिए अब आगे प्रश्न संख्या 18 और प्रश्न संख्या 18 से हमारा शुरू हो रहा है तृतीय अध्याय, जो कि हमारी बुक का 10वां अध्याय है, लेकिन गद्य खंड का 3रा अध्याय है तातारा वामीरो की कथा, जो कि अंडमान निकोबार की एक लोक कथा है, जिसके अनुसार कार निकोबार और लिटिल अंडमान पहले दोनों एक द्वीप हुआ करते थे, लेकिन इनके अलग होने के पीछे एक कहानी थी, एक प्रेम कथा जिसके नायक थे तातारा और नायिका थी वामीरो, जिसका अंत बहुत दुखद हुआ था। तो ये कथा वहां पर कही जाती है जो हमने आपको बता रखी है। ठीक है, अब इसी पर आधारित हमारे पास कुछ प्रश्न हैं, इनको पढ़ते हैं। ठीक, पहला प्रश्न है, पशु पर्व में तातारा के प्रति वामीरो की मां का व्यवहार उचित था या अनुचित? तर्क सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो देखिए, वामीरो रो रही थी, इस बात आवाज सुनकर जो है उसकी माँ वहां यानी कि वामीरो की माँ आ जाती है और फिर वहां पे तातारा भी रहता है, तो तातारों को बहुत बुरा भला कहती है, उन्हें अपमानित करती है। तो मेरे ख्याल से ये बात वहां पर अगर शांत होकर समझाई जाती तो चीजें ज्यादा सही रहती। एक तो वामीरो रो रही थी जिससे पहले ही तातारा इतना विचलित हो रहा था, फिर उसकी माँ इतना गुस्सा करती हैं और पूरे गांव वालों के सामने उसे अपमानित करती है, जिससे उसका इतना क्रोध बढ़ जाता है कि उस क्रोध के शमन के लिए जो घटना घटती है उसकी वजह से एक द्वीप 2 टुकड़ों में बट जाता है कि नहीं? पशु पर्व में तातारा के प्रति वामीरो के मां का व्यवहार उचित नहीं था, बिल्कुल सही नहीं था। वामीरो की खुशी तातारा के साथ थी, तातारा में कोई कमी नहीं थी, सब उसका आदर करते थे, वह हमेशा सबकी सहायता करने को तत्पर रहता था। ऐसे सर्वगुण संपन्न पुरुष से अपनी पुत्री का विवाह ना करना और उसे अपमानित करना उचित नहीं था। केवल अपने झूठे रीति रिवाज की पूर्ति के लिए वामीरो की मां का उठाया गया कदम सही नहीं था। अब उस समय जो गांव की परंपरा थी, वामीरो की मां उसे ही देखकर कर रही थी, लेकिन एक अपनी बेटी के लिए जैसे वर की तलाश हर मां को होती है, वह तातारा में वो सारे गुण थे। तो इसलिए वहां पर अगर बात थोड़ा सा समझाइश के साथ होती, वामीरो की माँ गांव वालों को भी समझाने की कोशिश करती, तो शायद सारी चीजें सही होती। तातारा वामीरो की कथा के अनुसार गांव वाले तातारा के सदाचारी व्यक्तित्व से परिचित और प्रभावित थे, फिर भी वामीरो के मामले में उन्होंने उसका साथ क्यों नहीं दिया? यानी कि सब लोग तातारा को चाहते थे, लेकिन जब वामीरो के साथ उसके प्रेम प्रसंग के बारे में पता चला तो हर एक गांव वाला उसके विरुद्ध हो गया। इसका सिर्फ एक कारण था, उनकी पौराणिक रीति रिवाज, जिसके चलते वो अपने रिवाजों को तोड़ना नहीं चाहते थे और जिसके चलते वे सभी तातारा के खिलाफ हो गए थे। तातारा एक भला और सबकी मदद करने वाला व्यक्ति था, वह हमेशा दूसरों की सहायता के लिए तैयार रहता, लेकिन जब लोगों को तातारा और वामीरो के प्रेम का पता चला तो गांव के लोग भी उसके विरुद्ध हो गए। दोनों अलग अलग गांवों से थे और उस समय के रीति रिवाजों के अनुसार अलग अलग गांव के निवासियों के बीच विवाह संबंध नहीं हो सकता था। इस कारण उन्होंने वामीरो के मामले में साथ नहीं दिया, क्योंकि वो अपने रिवाजों के हिसाब से चल रहे थे। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। निकोबारी जनजाति की आदिम संस्कृति का अपने शब्दों में तातारा वामीरो के कथा के आधार पर वर्णन कीजिए। ठीक है, अब क्वेश्चन समझिएगा। हमने चैप्टर पढ़ा तातारा वामीरो में, ये कहाँ की कहानी है? निकोबार की जितनी जनजातियां हैं वहां के रीति रिवाज के बारे में, तो आपकी उनकी आदिम संस्कृति के बारे में बताना है। ठीक है, जो हमें इस पाठ को पढ़ने से पता चलती है। ठीक है, देखिए क्या है। तातारा वामीरो की कथा के आधार पर निकोबारी जनजाति की आदिम संस्कृति प्रेम, प्रकृति से जुड़ाव और कठोर सामाजिक नियमों पर आधारित थी, जहां परंपराओं का उल्लंघन दंडनीय था। यानी कि जो परंपराएं हमारी चल रही हैं, आप उनको तोड़ नहीं सकते थे। क्योंकि अगर आप ऐसा करते हो तो क्या होगा? आपको दंड मिलेगा। वे एक दूसरे की मदद करने वाले, बहादुर और नृत्य संगीत प्रेमी थे, लेकिन अंतर जातीय विवाह पर सख्त पाबंदी थी। यानी कि क्या था? एक गांव वाले दूसरे गांव से शादी संबंध नहीं रख सकते थे, आपको अपने ही गांव में ये करना था, जो अंततः तातारा वामीरो की मृत्यु के बाद बदली। बाद में ये बदली गई, लेकिन कब? जब तातारा वामीरो दोनों ही अपने प्रेम के लिए अपनी जान गंवा बैठे थे।
तातारा क्यों प्रसिद्ध था तथा वह अपना परम कर्तव्य किसे समझता था? क्योंकि वो सबकी मदद करता था। इस वजह से वो सारे ही सिर्फ अपने गांव में ही नहीं, निकोबार द्वीप समूह के जितने गांव थे उनमें फेमस था वो। तातारा अपने नेक, मददगार और निस्वार्थ स्वभाव के कारण निकोबार द्वीप समूह में प्रसिद्ध था। वह एक सुंदर और शक्तिशाली युवक था जो सदैव दूसरों की सहायता के लिए तत्पर रहता था। वह संपूर्ण द्वीप वासियों की सेवा करने को अपना परम कर्तव्य मानता था। उसे लगता था कि किसी की भी अगर तकलीफ है तो वो तुरंत वहां पहुंच जाता था, जिनके लिए उसे विशेष रूप से याद किया जाता था। इसलिए सभी उसको बहुत पसंद भी करते थे। किसी को कोई तकलीफ हो तुरंत ही तातारा को याद किया जाता था। तातारा वामीरों की प्रेम कथा निकोबारियों के घर घर क्यों सुनाई जाती है? सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने अपने प्रेम के चलते अपनी जान गंवा दी, यानी कि उनका अपना त्याग और बलिदान। चाहते तो कि वो शायद उस द्वीप समूह से निकल के कहीं बाहर जाते और विवाह कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। वहीं पर रहते हुए अपने गांव वालों के बीच ही अपनी जान गंवा दी थी, है कि नहीं? तो इसीलिए उनको आज भी याद किया जाता है। तातारा वामीरों की प्रेम कथा निकोबारियों के घर घर सुनाने के कई कारण हैं, जिसमें प्रमुख है तातारा और वामीरों के त्याग और बलिदान को हर बच्चे को समझने के लिए तथा लोगों को समाज और परंपरा के प्रति समझ विकसित करने के कारण। साथ ही साथ परिवर्तन के लिए त्याग के महत्व को समझाने के लिए, यानी कि अगर बदलाव हम किसी चीज में चाहते हैं तो त्याग और बलिदान करने पड़ते हैं। ठीक है, हम चाहते हैं कि भाई किस चीजों में बदलाव हो जाए, तो सिर्फ कहने मात्र से नहीं हो जाता, उसके लिए हमें प्रयास करने पड़ते हैं और कभी कभी बहुत सारी चीजों का त्याग भी करना पड़ता है। समझाने के लिए तातारा वामीरों की प्रेम कथा निकोबारियों के घर घर में सुनाई जाती है। वामीरों का मन भी तातारा की ओर आकर्षित हो गया। स्पष्ट कीजिए, जब पहली बार तातारा लापाती के गांव के समुद्र तट पर वामीरों से मिलता है तो उसके बाद तो वामीरों चली आती है। तातारा उससे बोलता है कि हम कल इसी दिन यहीं मिलेंगे। वामीरों तो चली आती है। वो घर पहुंचकर उसका मन बहुत बेचैन हो जाता है तातारा को याद कर करके। वो उसको अपने दिमाग से हटाना चाहती है क्योंकि वो जानती है कि हमारी गांव की परंपरा के हिसाब से ये संबंध सही नहीं है, लेकिन उसके बावजूद वो उसे याद करती रहती। तो एक तरीके से कहते हैं ना, उसे प्यार हो गया था, एक आकर्षण पहली ही मुलाकात में तातारा के साथ हो गया था और इसी कारण वो उसके ऊपर से ध्यान नहीं हटा पा रही थी। पहली ही नजर में तातारा को देखते ही वामीरों विस्मित हो गई। उसके मन में कोमल भावना का संचार हो गया, क्योंकि वो भी भाई अच्छा व्यक्तित्व था, शरीर से भी सुंदर था, बातों में से विनम्र था, तो आकर्षण तो हो ही जाएगा और वही हुआ था। घर पहुंचने पर उसे भीतर ही भीतर बेचैनी से महसूस होने लगी। इस बेचैनी से मुक्त होने का उसका प्रयास दिखावा मात्र था, यानी कि वो मुक्त होना चाहती थी, लेकिन कहीं ना कहीं उसको याद करना, उसको समझना खुद वामीरों को भी अच्छा लग रहा था। वह झंझलाहट में दरवाजा बंद कर मन को किसी और दिशा में ले जाने का प्रयास करती है। वो कोशिश करती है कि मैं कुछ और सोच लूं, कुछ और कर लूं, मगर वो उससे निकल नहीं पा रही थी। वामीरों तातारा को क्यों भूलना चाहती थी, पर वह चाह कर भी ऐसा क्यों नहीं कर पा रही थी? अब देखिए, कारण ये था कि वो क्यों भूलना चाहती थी, क्योंकि वो जानती थी अपने गांव की परंपरा को कि ये संबंध जो है वो कोई स्वीकार नहीं करेगा, इसलिए भूल जाना चाहती थी। और क्यों नहीं भूला पा रही थी? क्योंकि खुद वो उसके प्रति आकर्षित, तातारा के प्रति आकर्षित हो चुकी थी। वामीरों को अपने गांव की रीति का भली भांति ज्ञान था, जिसके अनुसार वह अपने गांव के अलावा किसी अन्य गांव के युवक से वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं कर सकती। इसीलिए वह तातारा को भूलना चाहती थी। वह चाह कर भी ऐसा इसलिए नहीं कर सकती थी क्योंकि तातारा का याचना भरा चेहरा उसकी आंखों के सामने घूम रहा था। मतलब बार बार रिक्वेस्ट कर रहा था, कल हम यहीं पर आके फिर से मिलेंगे, तुम मुझे गाना सुनाओ। तो वो बार बार जो रिक्वेस्ट कर रहा था, वो तातारा का चेहरा उसको बार बार याद आ रहा था। तातारा वामीरों कथा पाठ के आधार पर तातारा का चरित्र चित्रण कीजिए। वो बहुत सुंदर, आकर्षक, मददगार, सबका प्रिय एक व्यक्ति था, है कि नहीं? तो देखिए, तातारा वामीरों कथा का नायक तातारा एक साहसी, परोपकारी और बेहद आकर्षक व्यक्ति वाला सुंदर युवक था। ठीक है, सिर्फ शरीर से सुंदर नहीं था, वो मन से भी बहुत सुंदर था। ठीक है, सबकी मदद करना, सबकी समस्याओं को हल करना, ये सारे काम करता था। वह निकोबार का एक लोकप्रिय व्यक्ति था जो मुसीबत में हमेशा दूसरों की मदद के लिए तत्पर रहता था। वह निश्चल प्रेमी और स्वाभिमानी था। ठीक है, प्रेमी भी था,
कोई छल कपट नहीं था, स्वाभिमान उसके अंदर था, क्योंकि जब वामिरों की माँ उसका अपमान करती है तो उसका जो है वो स्वाभिमान जाग जाता है, वो बहुत क्रोधित भी हो जाता है, जिसने अंत में वामिरों के प्रति प्रेम के लिए अपना जीवन तक समर्पित कर दिया था। वो वामिरों से अलग नहीं हो पा रहा था, इसीलिए वो अपनी जान भी गंवा बैठता है। रूढ़ियों और परंपराओं का बंधन प्रेम की राह में बाधक नहीं बन सकता। तातारा वामिरों कथा के आधार पर स्पष्ट कीजिए। अब रूढ़ियां और परंपरा क्या थी उन द्वीप समूह की? ये थी कि भाई एक गांव के लोग दूसरे गांव से वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं कर सकते, लेकिन जब प्यार हो जाता है तातारा वामिरों का तो क्या होता है, उन दोनों को अपना बलिदान देना पड़ता है। यही चीज उन्होंने बताई है कि अगर प्रेम करते हैं तो ये रूढ़ियां हमें अलग तो रख सकती हैं, मगर अपने जीवन को समाप्त करने से नहीं रोक पाई उन्हें, ठीक है ना। तो अगर समय रहते इन रूढ़ियों को बदल देना चाहिए जो कहीं ना कहीं समाज को खा जाती हैं दीमक बन के। तातारा वामिरों कथा यह सिद्ध करती है कि प्रेम रूढ़ियों से ऊपर है। तातारा और वामिरों की रूढ़िवादी परंपरा यानी कि अलग गांवों में विवाह ना होना की परवाह ना करते हुए निस्वार्थ प्रेम किया। उनके बलिदान ने समाज को सदियों पुराने रूढ़िवादी बंधनों को तोड़कर विवाह के नए नियमों को अपनाने के लिए मजबूर कर दिया। यानी कि उन्होंने तोड़ दिया कि ठीक है, अब आप नए नियम जो है वो आपको बनाने पड़ेंगे, क्योंकि अगर हम ये नियम आगे लेकर चलते हैं तो ऐसे बहुत सारे नवयुवक हम खो देंगे अपने गाँव से। तो इसीलिए जब वो दोनों मर जाते हैं, उन्हें सब गाँव वालों को समझ में आता है, फिर अपनी इस परंपरा को वो बदल देते हैं। चलिए अब हम आ गए अपने चौथे चैप्टर पे। कौन सा है? तीसरी कसम के शिल्पकार शैलेंद्र। ठीक है, इस चैप्टर में हमने तीसरी कसम के जो शिल्पकार शैलेंद्र हैं उनके व्यक्तित्व के बारे में जाना। वहीं हमने तीसरी कसम फिल्म के बारे में भी बहुत सारी चीजें जानी कि ये फिल्म जरूर क्या कहते हैं इतनी फेमस बाद में हुई, लेकिन कहीं ना कहीं वो अंतर्मन को छू गई, आज भी वो वैसी ही है। तो चलिए देखते हैं शैलेंद्र जी ने ये जो फिल्म बनाई थी ये कैसी थी, क्या थी। ये तो हमने पढ़ लिया, लेकिन इस पर प्रश्न कैसे निकल के आ रहे हैं इनको देखते हैं। पहला प्रश्न है, तीसरी कसम के शिल्पकार शैलेंद्र पाठ में राज कपूर के सर्वोत्कृष्ट अभिनय का श्रेय किसे दिया गया है और क्यों? जो ये तीसरी कसम फिल्म थी इसका सर्वश्रेष्ठ जो अभिनय राज कपूर ने किया, इसका ज्यादातर श्रेय जो है वो कहानी की जो पिक्चर है, मूवी थी तीसरी कसम, इसकी पटकथा यानी कि स्क्रीन प्ले को जाता है, जो कि खुद फणीश्वर नाथ रेणु ने ही लिखा था। तो अब मैं आपको बता दूं कि फणीश्वर नाथ रेणु ने ही मूल कथा लिखी थी मारे गए गुलफाम। अब उसकी जब पटकथा यानी कि स्क्रीन पे लिखने का काम भी खुद फणीश्वर नाथ रेणु ने ही किया था, यानी कि उनके द्वारा लिखी गई मूल कहानी को उन्होंने स्क्रीन प्ले में भी बदला। तो उन्होंने साहित्य जैसा था, उसकी भावनाएं जैसी थी, उसे ही सीधे सीधे पटकथा में उतार दिया था और उसी पटकथा के हिसाब से राज कपूर ने अभिनय कर दिया था। इसीलिए उनका अभिनय एकदम प्योर माना गया था और सबने पसंद भी किया था। तीसरी कसम के शिल्पकार शैलेंद्र पाठ में राज कपूर के सर्वोत्कृष्ट अभिनय का श्रेय फिल्म की पटकथा को दिया जाता है। तीसरी कसम फिल्म नहीं सेलुलाइट पर लिखी कविता है, यानी कि वो जो पर्दा यानी कि जो पिक्चर चलती है हम पर्दे पे, उसको सेलुलाइट कहते हैं, जिसमें एक मार्मिक कृति को पूरी तरह से रील पर उतार दिया गया था। स्वयं राज कपूर भी अपनी अपार प्रसिद्धि को पीछे छोड़ हीरामन की आत्मा में उतर गए थे, यानी कि एशिया के शोमैन थे, लेकिन उस समय वो सिर्फ एक टांगा चलाने वाले हीरामन के रूप में दिखाई देते हैं, जो अपने आप में उनके अभिनय कला का चरमोत्कर्ष था। तीसरी कसम पाठ के आधार पर फिल्म समीक्षक राज कपूर को किस तरह का कलाकार मानते थे और क्यों? जब ये फिल्म देखी गई तो जो क्रिटिक्स होते हैं, जब उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा राज कपूर एक ऐसे कलाकार हैं जो अपनी क्या कहते हैं मुंह से कम बात करते हैं, उनकी भावनाएं उनकी आंखों से ज्यादा पता चल जाता है। ठीक है, तो आंखों से बात करने वाले कलाकार के रूप में वो जाने गए। तीसरी कसम पाठ के आधार पर फिल्म समीक्षक राज कपूर को एक असाधारण भाव प्रणव और आंखों से बात करने वाला कलाकार के रूप में मानते थे। वे उन्हें एक ऐसा अभिनेता मानते थे जो संवादों के बजाय अपनी आंखों के हाव भाव से भावनाओं को व्यक्त करते थे और पात्र की आत्मा में उतरकर उसे जीवंत कर देते थे। यानी कि जो कैरेक्टर वो निभा रहे हैं वो कैरेक्टर खुद मतलब राज कपूर अपनी पहचान भूल जाते थे, पूरी तरह उस कैरेक्टर की पहचान में वो उतर जाते थे।
तीसरी कसम फिल्म में दुख के भाव को किस प्रकार प्रस्तुत किया गया है, दुख के विभत्स रूप से यह दुख किस प्रकार भिन्न है, लिखिए। पिक्चरों में अक्सर क्या किया जाता है, जो करुणा भरे दृश्य होते हैं, दुख के जो होते हैं, जिन्हें सैड सीन्स कहते हैं, उनको कुछ ज्यादा ग्लोरीफाई कर दिया जाता है, यानी कि उनमें सारी चीजें कुछ ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बता दी जाती हैं। लेकिन ये जो फिल्म तीसरी कसम थी, इसमें एकदम जो प्राकृतिक चीजें होती हैं, जो नेचुरल दुख होता है, उसी को दिखाया गया है। उनको ग्लोरीफाई करने की तरीका इस्तेमाल नहीं किया गया, मतलब उनको ग्लोरीफाई बिल्कुल भी नहीं किया गया है। तीसरी कसम फिल्म में दुख को विलाप या चीख पुकार के रूप में नहीं, बल्कि मन की गहराई में छुपी मूक टीस और करुणा के रूप में दिखाया गया है। जैसा कि हम सभी अपनी नॉर्मल लाइफ में हमें तकलीफ होती है तो हम जोर जोर से चिल्लाना, तोड़ फोड़ ये सब नहीं करते, हम क्या करते हैं, वो दुख हमारे मन के अंदर ही रहता है। तो इस फिल्म में भी वही चीज थी। यह ग्रामीण भोलापन, त्याग और अनकही वेदना, हीरामन हीराबाई का निश्चल प्रेम की कहानी है, जो दर्शकों को भाव विभोर करती है। यानी कहीं ना कहीं ये सभी जो है अंदर तक जो उसमें उतर जाते हैं। तीसरी कसम फिल्म को सेलुलाइट पर लिखी कविता क्यों कहा गया है? अब क्यों कहा गया उन्हें सेलुलाइट पर लिखी कविता? ठीक है, चलिए देखिए। तीसरी कसम फिल्म सेलुलाइट यानी कि कैमरे की रील पे पिक्चर बनती है, फिर उसी को हम लोग बड़े स्क्रीन पे देखते हैं कि नहीं, वही पर लिखी गई कविता इसलिए कहा गया है क्योंकि यह फिल्म कविता की तरह गहरी, भावुक और कलात्मक है, जिसमें फणीश्वरनाथ रेणु की कहानी के मार्मिक भावों और कवि शैलेंद्र के संवेदनशील गीतों को यथार्थवादी रूप से पर्दे पर उतारा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत भाव भी है, संवेदनशील गीत भी हैं, और साथ ही साथ जो वास्तविक रूप है उसे प्रस्तुत किया गया है, जो फिल्म ना लगकर एक सजीव कविता का अनुभव कराती है, जिसमें अनावश्यक नाच गाने का तड़का नहीं है, बल्कि मानवीय भावनाओं की सूक्ष्म प्रदर्शती है। यानी कि जो एक नॉर्मल इंसान के मन में जो बातें होती हैं उसे यहाँ पर रखा गया है। अगला प्रश्न है, तीसरी कसम फिल्म में ऐसा क्या था कि लोगों के लिए आज भी यह एक यादगार फिल्म है? क्यों लोग इसे आज भी बहुत याद करते हैं? हमने कहा था ना कि जब ये रिलीज हुई तो शायद इतना फेमस नहीं हुई, लेकिन बाद में इसका प्रसिद्धि बहुत बढ़ी। ठीक है, तीसरी कसम जो कि 1966 में रिलीज हुई थी, अपनी सादगी, ग्रामीण परिवेश के प्रामाणिक चित्रण और भावपूर्ण गीतों के कारण आज भी यादगार है। फणीश्वरनाथ रेणु की कहानी, शैलेंद्र की कविताई यानी कि शैलेंद्र जो गीत लिखे हैं, राज कपूर वहीदा रहमान का बेमिसाल अभिनय और शंकर जयकिशन का संगीत इसे एक शाश्वत क्लासिक बनाता है। यानी कि एक ऐसी फिल्म जो हमेशा याद की जाएगी, जो साहित्य और सिनेमा का दुर्लभ संगम है। क्यों? क्योंकि साहित्य में जो चीज जिस तरीके से प्रस्तुत की जाती है उसे एज इट इज फिल्म में भी उतारा गया था। तो एक बहुत ही परफेक्ट कॉम्बिनेशन जो हमें कभी देखने को नहीं मिला था, वो यहां पर देखने को मिला। हिंदी फिल्म जगत में एक सार्थक और उपदेशपर फिल्म बनाना कठिन और जोखिम का काम है। तीसरी कसम के शिल्पकार शैलेंद्र पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। ये बात राज कपूर ने फिल्म बनाने से पहले शैलेंद्र को कही थी कि जो फिल्म आप बनाने के लिए जा रहे हैं शायद ये इतना ना चल पाए। क्यों? क्योंकि जो एक साधारण सी मानवीय भावनाएं होती हैं, लोग उसे इतना समझ नहीं पाते, क्योंकि फिल्म में वो तड़क भड़क वो सारी चीजें लोग देखना चाहते हैं जो वास्तविक जिंदगी में नहीं होती। जबकि शैलेंद्र ने जो फिल्म बनाई उसमें हर एक भावना हमारी वास्तविक जिंदगी लाइफ जैसी ही थी। ठीक है ना। तीसरी कसम के शिल्पकार शैलेंद्र के पाठ के आधार पर सार्थक सिनेमा बनाना जोखिम भरा काम है। सार्थक का मतलब क्या होता है? जैसे हमारे जिसको हम बोलते जाता था रियलिस्टिक फिल्म, क्योंकि उस समय का दौर क्या था, रियलिस्टिक चीजों को लोग ज्यादा अप्रिशिएट नहीं करते थे। क्योंकि कलात्मकता और संवेदना यानी कि संवेदनशीलता अक्सर व्यवहारिक गणित से मेल नहीं खाती। क्या है? जो प्रैक्टिकलिज्म होता है उससे जो भावनाएं हैं वो मिल नहीं पाती हैं। शैलेंद्र ने कलात्मक सुचिता को महत्व दिया, लेकिन तीसरी कसम को वितरक और दर्शक नहीं मिले। उन्होंने क्या किया? उन्होंने बिल्कुल नेचुरल चीज जैसा कि साहित्य में था वैसे ही किया।
बिल्कुल नेचुरल फिल्म बनी। तो इसके चलते जब वितरकों ने इस चीज को देखा तो उन्हें लगा कि भाई ये तो एकदम हमारी रियल लाइफ जैसी है, तो शायद इसे लोग देखना पसंद नहीं करें, क्योंकि लोग अपनी रियल लाइफ से हटकर फैंटेसी लाइफ को फिल्म में देखना चाहते हैं। तो वितरकों को लगा कि अगर ये फिल्म खरीदते हैं तो हमें नुकसान होने का जोखिम है, इसलिए उनको वितरक भी नहीं मिल पाए थे, जिससे साबित हुआ कि 2 से 4 बनाने वाले बाजार में भावना प्रधान फिल्म मुश्किल है। तो 2 से 4 बनाने वाला बाजार मतलब प्रॉफिट कमाने वाले बाजार में अगर हम रियल इमोशन रख देते हैं तो उसके डूब जाने का डर रहता है, क्योंकि उससे प्रॉफिट प्राप्त नहीं होगा, इसीलिए वितरक वहां पर नहीं मिले थे। अगला प्रश्न है, शैलेंद्र ने की तीसरी कसम में किस प्रकार रेणु की मूल पटकथा को पूर्ण आकार प्रदान किया? उन्होंने अब कैसे पूर्ण किया भाई? पटकथा तो शैलेंद्र फटेश्वर रेणु ने लिख दी, लेकिन उसमें जो गीत संगीत डाला गया वो भी शैलेंद्र ने उन्हीं भावनाओं के साथ लिखा था। फिल्म तीसरी कसम की मूल पटकथा फटेश्वर रेणु द्वारा लिखी गई। शैलेंद्र ने इस फिल्म को गीत संगीत कला अभिनय आदि सभी गुणों से युक्त एक रेणु की मूल पटकथा के रूप में आकार दिया। यानी कि रेणु ने जो चीजें पटकथा में डाली थी उसका गीत संगीत भी कुछ उसी की तरह ही लिखा गया था, जो कि हमारे जो वास्तविक जीवन है उससे मेल खाता था। उन्होंने मूल कथा में कोई परिवर्तन नहीं किया, यानी कि जो कथा जैसी थी, मूल कथा भी जो मारे गए गुलफाम थी वो एज इट इज थी, उसे पटकथा में एज इट इज उतारा गया और शैलेंद्र ने कोई बदलाव नहीं किया था। यह एक अमर कृति थी। ऐसा लग रहा था कि कहानी का रेशा रेशा और उसकी बारीकियां जैसे फिल्म में उतर गई हो, यानी कि मूल साहित्य एज इट इज पटकथा में उतारा गया और फिल्म में वैसा ही अभिनीत भी किया गया था। शैलेंद्र द्वारा उनकी फिल्म तीसरी कसम में व्यक्त करुणा को स्पष्ट कीजिए। अब उसमें जो तकलीफ बताई गई है, अब जैसे हम सभी की लाइफ में होती है, हम लोग सामाजिक आर्थिक बहुत सारी कठिनाइयों से जूझते रहते हैं, वैसी ही चीज वहां पर बताई गई है। शैलेंद्र द्वारा उनकी फिल्म तीसरी कसम में व्यक्त करुणा में निराशा नहीं अपितु परिस्थितियों से जूझने और कभी ना हार मारने की प्रेरणा है। जैसा कि हम लोग लाइफ में करते हैं, अपने तकलीफें आती हैं तो हम थक हार कर नहीं बैठ जाते, हम उन तकलीफों से लड़ते हैं और अपने लिए रास्ता खोजते हैं। वही चीज इस फिल्म में दिखाई गई है, जिसे फिल्म को बहुत प्रशंसा दिलाई। इस फिल्म में ऐसे लोगों की जिंदगी को अभिव्यक्त किया गया है जो बहुत ही गरीब हैं, किंतु फिर भी वे सुनहरे सपनों में मौज मस्ती से जीते हैं तथा प्रत्येक परिस्थिति में मुस्कुराते हैं। अभावों की जिंदगी जीते लोगों के सपनीले कह कहे तीसरी कसम की अत्यंत कारुणिक पंक्ति है। यानी कि क्या है, ये वाकई जो चीजें यहाँ पर बताई गई ना, कि जो चीज जैसे यहाँ पर अगर हम हीरामन की बात करें या हीराबाई की बात करें तो उन दोनों के प्रेम था, लेकिन अनकहा प्रेम था। इसके बाद उन दोनों की अपनी पर्सनल लाइफ में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, तो जैसे होती हैं वही करुणा को सीधे सीधे पर्दे पर उतारा गया था। लेखक ने ग्वालियर से मुंबई तक किन बदलावों को महसूस किया, अब कहां दूसरे के दुख में दुखी होने वाले पाठ के आधार पर बताइए। तो अब हम आ गए हैं अपने 5वें अध्याय पर। 5वां अध्याय हमारे गद्य खंड का है, अब कहां दूसरे के दुख में दुखी होने वाले। तो यहाँ इस पाठ में निदा फाजली जी ने हमको बताने की कोशिश करी है कि किस तरीके से बहुत सारे पैगंबर और जो हुए उनके बारे में इस पाठ में बताया गया है, जिसमें नूह हैं, सोलोमन हैं, साथ ही साथ आपके जो हैं सिंधी कवि शेख हयास के पिताजी हैं और खुद उनकी माता जी हैं निदा फाजली जी की। तो ये बताने की कोशिश करी गई है कि कैसे पहले के लोग जो हैं वो दूसरों की तकलीफों को भी नहीं देख पाते थे और खुद तकलीफ महसूस करते थे। ये हमने चैप्टर में पढ़ा है। अब इसी चैप्टर से कुछ प्रश्न यहाँ रखे गए हैं, चलिए देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, लेखक ने ग्वालियर से बंबई तक किन बदलावों को महसूस किया, अब कहां दूसरे के दुख में दुखी होने पाठ के आधार पर बताइए। ग्वालियर से मुंबई जब आते थे तो भाई बहुत जंगल पड़ता था वर्सोवा तक, लेकिन अब क्या हुआ कि वहां पर धीरे धीरे जंगल कट गए, रिहायशी मकान बन गए, ये सारी चीजें हो गई थी, है कि नहीं। अब कहां दूसरे के दुख में दुखी होने पाठ के आधार पर लेखक ने ग्वालियर से बंबई यानी कि मुंबई तक
प्रकृति और मानवीय संवेदनाओं में बड़ा बदलाव महसूस किया। उन्होंने देखा कि पहले संयुक्त परिवार और बड़े बड़े घर आंगन होते थे, जबकि अब डिब्बे जैसे छोटे फ्लैटों में जीवन सिमट गया है। क्योंकि पहले भाई जनसंख्या कम थी तो बड़े बड़े घर बनते थे, जंगल बहुत बड़े बड़े होते थे। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, रहने के लिए जमीन चाहिए, जंगलों को काटा जा रहा है, वहां पे बिल्डिंग्स बनाई जा रही हैं, क्योंकि अब इतनी जमीन नहीं है कि लोग एक फैमिली जो है बड़े बड़े घरों में रह सके। तो अब फ्लैट से एक बिल्डिंग बना दी जाती है, उसमें ढेर सारे फ्लैट्स बना दिए जाते हैं, इस तरीके से लोग रहते हैं। और साथ ही साथ अब उनकी संवेदनाएं भी, क्योंकि जब हम छोटे छोटे घरों में आ जाते हैं, हमारा जीवन व्यस्त हो जाता है, तो मानवीय जीवन शैली भी जो है वो मशीनीकृत हो जाती है और हम क्या हो जाते हैं, संवेदनाओं से बहुत दूर। हम अपनी ही फीलिंग्स को नहीं समझ पाते हैं, दूसरों की फीलिंग्स को समझने की तो बात ही अलग। अगला प्रश्न है, अब कहां दूसरे के दुख में दुखी होने वाले पाठ में समुद्र के क्रोध का क्या कारण बताया गया है, उसने अपना क्रोध कैसे शांत या व्यक्त किया, अपने शब्दों में लिखिए। क्रोध क्यों था? क्योंकि समुद्र की जो जमीन थी, लोगों के पास अब रहने के लिए जमीन कम थी, तो उन्होंने क्या किया, समुद्र में भी मिट्टी डाल डाल के उसकी जमीन को हथियाना शुरू कर दिया। तो पहले तो समुद्र ने थोड़ा बर्दाश्त किया, लेकिन फिर उसे गुस्सा आया, जिसके चलते उसने समुद्र में चल रहे 3 जहाजों को इधर उधर फेंक कर अपने गुस्से को निकाला था। ठीक है ना, चलिए देखते हैं। पाठ के अनुसार समुद्र के क्रोध का मुख्य कारण उसकी सहन शक्ति का खत्म होना था। कि पहले तो वो बर्दाश्त करता रहा कि भैया मत, ठीक है, थोड़ी जमीन ले लो, थोड़ी ले लो, थोड़ी ले लो, ऐसे करते करते तो मनुष्य उसकी जमीन को बहुत हथिया रहा था। और जब इतने लंबे समय में बड़े बड़े बिल्डर समुद्र को पीछे धकेलकर उसकी जमीन पर मकान बना रहे थे, अंततः उसकी सहन शक्ति क्रोध का रूप धारण करके आई और लहरों ने सब कुछ तबाह करके राख कर दिया। लोग समुद्र के भयावह रूप को देखकर भयभीत हो गए। अब क्या हुआ, समुद्र भी उग्र हो गया। उसने जो तूफान उठाए, जहाजों का उठा पटक शुरू कर दिया, तटीय क्षेत्रों में तबाही मचा दी। तो इस तरीके से लोग समुद्र से भी डरने लगे थे। अगला प्रश्न है, अब कहा दूसरे के दुख में दुखी होने वाले पाठ में लेखक की मां किस समय पेड़ों के पत्ते तोड़ने के लिए मना करती थी और क्यों? ये क्यों होता था? जब सूरज ढल जाता है और दिया बत्ती का समय होता है, संध्या पूजन का समय होता है, तो उस समय वो जो है क्या करती थी, पेड़ों को तोड़ने, उनके पत्तों को छूने के लिए मना करती थी। उनका कहना था कि इस समय जो है पेड़ भी सो जाते हैं, तो उनके फूल पौधे उनको तोड़कर उन्हें नुकसान नहीं, उनको जगाना नहीं चाहिए। अब कहा दूसरे के दुख में दुखी होने वाले पाठ में लेखक की मां सूरज ढलने यानी कि दिन छिपने या सायंकाल यानी कि दिया पाती के समय पेड़ों के पत्ते तोड़ने से मना करती थी। उनका मानना था कि इस समय पेड़ रोते हैं, अगर होंगे तो उनको तकलीफ होगी, क्योंकि वो सो रहे हैं। हम ही लोग हैं, सो रहे हैं एकदम से, हमें कोई उठा के ऐसे करके चुटकी काट दे या हमारी उंगली तोड़ दे तो हमें क्या होगा, हम रोने लगेंगे ना। और पत्ते तोड़ने वालों को श्राप देते हैं, जिससे व्यक्ति या उसका घर मुसीबत में पड़ सकता है, क्योंकि वो श्राप देंगे तो क्या होगा, किसी का भी श्राप अच्छा नहीं होता, तो वो देंगे तो वो हमारे लिए भी तकलीफ दे है। लेखक की मां और पत्नी के दृष्टिकोण में प्रकृति और पशु पक्षियों के प्रति क्या अंतर दिखाई देता है, अपने शब्दों में लिखिए। मां क्या थी, वो पशु और पक्षियों के प्रति अगर कुछ उनसे हो भी जाता था तो वो कितना दुखी हो जाती थी। जैसे उनसे कबूतर का अंडा टूट गया था तो उन्होंने रोजा रखा, माफी मांगी पूरा दिन। लेकिन पत्नी ने क्या, उनका घर गंदा हो रहा था तो उन्होंने कबूतर के घोंसले को ही हटाकर उनके आने जाने का रास्ता बंद कर दिया था, है कि नहीं। तो दोनों में बहुत फर्क था। माँ जो है पशु पक्षियों और प्रकृति की तरफ लगाव रखती थी, लेकिन वाइफ कहीं ना कहीं यथार्थवादी थी, यानी कि प्रैक्टिकल जीवन जीती थी। अब कहा दूसरे के दुख में दुखी होने वाले पाठ में लेखक की माँ और पत्नी के दृष्टिकोण में गहरा अंतर है। माँ प्रकृति और पशु पक्षियों के प्रति संवेदनशील, स्नेही और पूजनीय दृष्टिकोण रखती थी, यानी कि वो ईश्वर उसको मानती थी, प्रकृति को, जो उनकी रक्षा और सेवा में विश्वास करती थी। इसके विपरीत पत्नी प्रकृति के प्रति उदासीन, व्यवहारिक और शहरी जीवन की असुविधाओं के प्रति चिंतित दृष्टिकोण रखती थी। यानी कि शहरी जीवन में अब जैसे कबूतर आ जा रहे थे तो क्या हो रहा था, उनको तकलीफ हो रही थी, तो उन्होंने जंगला जाली लगवा दिया था। तो एक तरीके से वो प्रैक्टिकल थी, यानी कि जो है व्यवहारवादी स्त्री थी। लेखक के देखते देखते वर्सावा में क्या बदलाव आया। वर्सावा यानी कि जो अभी प्रेजेंट का मुंबई का वर्सोवा है, ठीक है। पहले वहां जंगल हुआ करते थे, सब कुछ हुआ करते थे, धीरे धीरे अब वहां पे जंगल काट के क्या हुआ, पूरा मकान और बिल्डिंग्स बना दिए गए, है कि नहीं। लेखक के देखते देखते वर्सावा यानी कि वर्सोवा में प्राकृतिक सुंदरता का विनाश हुआ है।
सघन शहरीकरण हुआ है, क्योंकि वहां जो जंगल थे सब हटा दिए गए और क्या हो गया, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स ये सब बना दी गई। वहां के घने जंगल और पेड़ काट दिए गए, जिससे परिंदे और जानवर बेघर हो गए। मतलब कुछ तो भैया जंगल कटते गए तो वो जंगल में और अंदर चले गए, लेकिन कुछ क्या हुआ, उन्होंने उन्हीं बिल्डिंग्स में अपना रहने का घर बना लिया। समुद्र किनारे लंबी चौड़ी बस्तियां बसा दी गईं, जिससे प्राकृतिक तट गायब हो गए और समुद्र को पीछे हटने के लिए विवश होना पड़ा। क्योंकि भाई जब रहने की जगह नहीं है तो लोग कहाँ होंगे, एकदम चाहे जंगल काटने पड़े, समुद्र के नजदीक तक आकर जो है घर बनाने पड़े, वो सब होता गया। जिसकी वजह से समुद्र भी थोड़ा विचलित हो रहा था कि उसकी जमीन जहां तक उसकी लहरें जाती थी वहां तक अब लोग रह रहे हैं। मनुष्य के अत्याचार से क्रोधित प्रकृति किस तरह अपना भयंकर रूप दिखाती है। जाहिर सी बात है, प्रकृति रौद्र रूप धारण करती है। भूकंप आते हैं, तूफान आते हैं, बाढ़ आती है, जलजले आते हैं, सब कुछ होता है कि नहीं आता है। तो प्रकृति भी अपना बदला लेती है। तो इसलिए हमें बहुत सोच समझ कर अपनी प्रकृति के साथ करना चाहिए। हमने जितना शरण कर दिया है अब तक, उसके चलते देखिए प्राकृतिक चक्र कितने बदलने लगे। बारिश में एक्सट्रीम बारिश होती है, गर्मी एकदम एक्सट्रीम होगी, ठंड ना जाने कितनी होगी। तो ये सारी चीजें अब जितने भी प्राकृतिक जो हमारे पास है, सर्दी गर्मी बरसात, अब ये एक्सट्रीम लेवल पर होने लगे हैं। मनुष्य अपनी लालच और स्वार्थ को पूरा करने के लिए वनों का विनाश करता है, नदियों का वेग रोकता है, समुद्र के किनारे पर कब्जा करके उसे पीछे ढकेलता है। पहले तो प्रकृति मनुष्य के अत्याचार को सहती है, पर सीमा पार होने पर वह अपना भयंकर रूप यानी कि अत्यधिक गर्मी, बेवक्त की बरसातें, आंधियां, तूफान, बाढ़ और नए नए रोगों के रूप में दिखती है। अब नए नए रोग हम लोगों ने देखिए अभी कितना बड़ा जो है लॉकडाउन झेला, जो है महामारी झेली, कौन सी थी, कोरोना। तो अब ये भी एक प्राकृतिक प्रकोप ही था, जिससे जन धन की अपार हानि होती है। अब अगर ये सारी चीजें होती हैं तो लोगों की जान भी जाती है, प्रॉपर्टी भी बहुत नुकसान होती है। तो इस तरीके से प्रकृति अपना भयंकर रूप धारण करती है। मानव जाति ने किस तरह अपनी बुद्धि से दीवारें खड़ी कर ली हैं। अब देखिए क्या ना, अलग अलग देश बट गए। पहले क्या था, नहीं था ना। ये अलग अलग देश कैसे, मानवीय बुद्धि से ही तो विकसित हुए। पहले तो हम मिलजुल कर ही रहा करते थे। मानव जाति ने अपनी संकीर्ण मानसिकता के कारण अपनी बुद्धि का प्रयोग करके व्यक्तिगत हित के लिए ही किया है, यानी कि अपनी पर्सनल फायदे के लिए, कि नहीं ये मेरी बाउंड्री है, वो तुम्हारी बाउंड्री है, तुम वहां तक रहो, ये हमारी बाउंड्री है, हम यहाँ तक रहेंगे। उसने भेदभाव की नीति अपनाते हुए संसार को देशों में बांट दिया, अलग अलग देशों में बांटा। उसने स्वयं को सर्वोपरि समझते हुए सारी धरती पर अपना अधिकार करना चाहा। उसने समुद्र में जमीन छीनी, जंगलों का सफाया किया और पशु पक्षियों को बेघर करके प्रकृति में दीवारें खड़ी कर दी। उसने वो सारे काम किए जिसमें हर एक जगह, चाहे प्रकृति हो चाहे देश में, उसने बंटवारा कर दिया, सिर्फ कि भाई अपनी सुविधा के लिए या अपने निजी स्वार्थ के लिए। अरब में लश्कर को नूह के नाम से क्यों पसंद करते हैं। अरब में जो लश्कर थे उनके साथ क्या घटना घटी थी, वो कुत्ते वाली, उसकी वजह से वो पश्चाताप के कारण सारी जिंदगी रोते रहे, इसीलिए सब उन्हें नूह कहते हैं। ठीक है ना, यानी कि उन्हें अपनी की गई गलती पर इतना पछतावा हुआ कि ताउम्र वो रोते रहे थे। अरब में लश्कर को उनके असीम दया और करुणा के कारण नूह के नाम से याद किया जाता है, खासकर इसलिए क्योंकि उन्होंने एक बार एक घायल कुत्ते को फटकार दिया था और बाद में इस बात पर वे जीवन भर रोते रहे, क्योंकि कुत्ते ने उन्हें बताया कि बनाने वाला सबका एक ही है, कि भाई हमें भी वही बना रहा है, एक छोटी सी चींटी को भी वही बना रहा है, एक कुत्ते को भी वही बना रहा है कि नहीं, कौन, ईश्वर बना रहा है। और उन्होंने उस बेजुबान जीव के प्रति संवेदना महसूस करी। मतलब उस कुत्ते ने कहा कि भाई सिंपल, कि ना मैं अपनी मर्जी से कुत्ता हूं ना तुम अपनी मर्जी से इंसान हो, यानी कि हम दोनों नहीं है। तो गर्व किस बात का कि जो तुम मुझे फटकार रहे हो। तो इस बात से उन्हें बहुत ही ज्यादा दुख लगा। इस घटना ने उन्हें सभी प्राणियों के दुख दर्द के प्रति संवेदनशील बना दिया, जिससे उन्हें नूह यानी कि दयावान के रूप में जाना जाने लगा। ये भी एक पछतावे के कारण वो जितनी उनकी उम्र बची वो पूरा टाइम रोते ही रहे थे, यानी कि उन्हें अपने पर पश्चाताप भी था और साथ ही साथ वो अब सभी जीव जंतुओं पर दया भी करने लगे थे। बढ़ती आबादी पर्यावरण के लिए हानिकारक सिद्ध हो रही है, स्पष्ट कीजिए। बिल्कुल सही है, हमें स्पष्ट करने की जरूरत नहीं। हम सभी जानते हैं कि आबादी के कारण हम अपने रहने के लिए जंगलों को काट रहे हैं, जिसके चलते हमारा पर्यावरण सर्कल जो है वो डिस्टर्ब हो रहा है। क्योंकि अब
अगर पेड़ नहीं रहेंगे तो जाहिर सी बात है कि प्रदूषण बढ़ेगा ही बढ़ेगा और जो हमारा प्रगति चक्र है वो भी डिस्टर्ब होता है। बढ़ती आबादी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रकृति से छेड़छाड़ की जाती है। आवास के लिए जमीन चाहिए, इनके लिए वनों को काटा जाता है, इससे पर्यावरण में असंतुलन उत्पन्न होता है। इसी प्रकार मुंबई के पास समुद्र के किनारे को ऊंचा बनाकर उस पर बहुमंजिलीय इमारतें बनाई गईं, जिससे समुद्र को सिमटने पर विवश होना पड़ा और उसका प्राकृतिक सौंदर्य नष्ट हो गया। अब बताइए, हम बताएंगे तो समुद्र तट का जो एक नेचुरल जो चीज होती है वो तो खत्म हो गई ना, ये चीज उन्होंने कही। अगला प्रश्न जो है प्रश्न संख्या 44 और ये हमारा चैप्टर जो है चैप्टर नंबर है 6, पतझड़ में टूटी पत्तियां। ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास 2 लघु निबंध थे, झेन की देन और गिन्नी का सोना। ठीक है, अब उन्हीं पर प्रश्न है। पहला प्रश्न क्या है, झेन की देन पाठ में दिमाग को आराम देने के लिए टी सेरेमनी का उल्लेख किया गया है। बिल्कुल सही है। टी सेरेमनी का वर्णन करते हुए लिखिए कि क्या हमारे देश में भी इस प्रकार का कोई उत्सव या विधि अपनाई गई है, स्पष्ट कीजिए। देखिए, टी सेरेमनी में 2 घूंट चाय को एक एक बूंद करके हमें 1.5 घंटे तक पीना होता है। जब हम कोई कार्य बहुत धीमी गति से करते हैं हमारा तो दिमाग भी उतना ही धीमे होते चला जाता है। जब हमारा दिमाग धीमे होता है तो माइंड रिलैक्स होता है, तो इससे एक जो है मेंटली हीलिंग शुरू हो जाती है। ठीक है, तो हमारे यहाँ भी इस तरह की ऐसी बहुत सारी विधियां जिनमें प्राणायाम योगा वगैरह होती हैं जो अपनाई जाती हैं, जो कि हमारी ये फिजिकली और मेंटली दोनों हेल्थ के लिए बहुत ही हेल्पफुल होती है। झेन की देन पाठ में टी सेरेमनी यानी कि चा नो यू जापान में मानसिक शांति और तनाव मुक्ति के लिए की जाने वाली एक शांत, व्यवस्थित और आत्मीय प्रक्रिया है, जहां 3 लोग शांत वातावरण में चाय पीते हैं। हमारे देश में भी योग, ध्यान, पूजा पाठ या घर के बड़ों के साथ बैठकर चाय, भजन, कीर्तन करने जैसी विधियां मानसिक सुकून प्रदान करती हैं। तो समझ में आया। अब जैसे इन्होंने बताया कि हमारे देश में यहाँ पर क्या है, योग है, ध्यान है, पूजा पाठ है, लोग करते हैं। ध्यान का मतलब मेडिटेशन करते हैं। तो ये सारी चीजें अगर हम अपने परिवार के साथ भी बैठकर थोड़ा समय बिताते हैं तो हमारा मेंटल जो स्ट्रेस है वो बहुत कम हो जाता है। झेन की देन पाठ के आधार पर बताइए कि जापान के लोगों में किस प्रकार के रोग बढ़ रहे हैं और क्यों। जापान में हिरोशिमा और नागासाकी के विस्फोट के बाद जापान अपना सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी अमेरिका को मानने लगा। अमेरिका से आगे निकलने की जो उसकी धारणा थी उसके चलते उसने कहा कि अमेरिका जो काम 1 महीने में करता है उसे हम 1 दिन में करेंगे और इस तरीके से हम अमेरिका की अर्थव्यवस्था से आगे निकलेंगे। तो जब ये काम किया गया तो इससे क्या हुआ, वहां के रहने वालों ने अपने दिमाग का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करना शुरू कर दिया, क्योंकि भाई हाथ तेज चलाने तो दिमाग का इस्तेमाल भी उतना ही तेज करना पड़ेगा, जिसके चलते वहां पे मानसिक रोगी बढ़ने लगे थे। लेखक के मित्र ने जापान में बढ़ते मानसिक रोग का मुख्य कारण बताया जापानियों द्वारा अमेरिका की आर्थिक गति से प्रतिस्पर्धा करना। इस प्रतिस्पर्धा के कारण जापानियों ने अपनी दैनिक कार्यों, दिनचर्या की गति बढ़ा दी थी। अब 1 महीने का काम 1 दिन में करोगे तो आपको स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, वो चीज उन्होंने करी, जिसके चलते क्या हुआ, उनको बहुत ही ज्यादा मानसिक दबाव पड़ने लगा था और वो सभी मानसिक रोगी बनने पड़े थे। गांधी जी आदर्श एवं व्यवहारिकता का समन्वय किस प्रकार करते थे, गिन्नी का सोना पाठ के आधार पर बताइए। आदर्श यानी कि शुद्ध सोना, व्यवहारिकता यानी कि आपका तांबा। वो कभी भी अपने जो आदर्श हैं उनको व्यवहारों पर लेकर नहीं आते थे। वो क्या करते थे, वो आदर्शों को उच्च ही रखते थे और अपने व्यवहार को वहां तक लेकर जाते थे। यानी कि वो सिचुएशनली अपने आदर्शों का कभी इस्तेमाल नहीं करते थे, हमेशा अपने व्यवहार में उनको फॉलो ही करते थे, चाहे सिचुएशन कोई भी हो। ठीक है, महात्मा गांधी ने शुद्ध आदर्श की तुलना सोने से और व्यवहारिकता की तुलना तांबे से की है, क्योंकि शुद्ध आदर्श में कभी कोई खोट नहीं होता, यानी कि शुद्ध सोना जैसे होता उसमें कभी कोई खोट नहीं होता। वह खरे सोने के समान होता है। व्यवहारिकता तांबे के समान होती है, उसे आभूषण बनाने के लिए सोने में मिलाया जाता है। इसी प्रकार आदर्श को व्यवहारिक बनाने के लिए समझौते करने पड़ते हैं। आदर्शों को व्यवहारिकता के स्तर पर ना लाकर व्यवहारिकता को आदर्श के स्तर तक ऊपर उठाते हैं। क्या करते हैं, उसको वहां तक ऊपर उठाकर लेकर जाते हैं।
चलिए अगला प्रश्न है, टी सेरेमनी किस प्रकार से लाभदायक होती है? कि जैसे कि मैंने भी बताया कि 2 घूंट चाय होती है, उसे सिर्फ सिर्फ एक एक बूंद कर करके 1.5 घंटे तक पीना होता है। तो जब ये पीने की गति जितनी धीमी होती है, दिमाग भी उतना ही धीमा होता चला जाता है। यह झेन प्रकृति की देन है जिसमें मानसिक रोग का उपचार होता है, मानसिक संतुलन कायम होता है ये तथा भूत भविष्य की चिंता नहीं रहती। टी सेरेमनी का शांतिपूर्ण वातावरण में सभी प्रकार के तनावों से मुक्ति प्रदान कर वर्तमान में जीना सिखाती है। अब जब हम उस चाय को इतना धीमे होके पीते हैं तो धीरे धीरे हमारा मानसिक तनाव जो है वो कम होने लगता है, मेंटल स्ट्रेस कम होने लगता है और हम क्या हो जाते हैं, हम स्ट्रेस फ्री हो जाते हैं। तो जो अभी तक इतनी तेजी से दिमाग हमारा दौड़ रहा था, उसने क्या किया, उसने अब शांति प्राप्त करी। यही काम जो है वो टी सेरेमनी करती है। अगला प्रश्न है, गिन्नी का सोना पाठ में वे सोने में तांबा नहीं बल्कि तांबे में सोना मिलाकर उसकी कीमत बढ़ाते थे। यह कथन किसके लिए कहा गया है और क्यों, इसका तात्पर्य बताइए। यह कथन कहा गया है महात्मा गांधी के लिए। वो कभी भी अपने आदर्शों को अपने व्यवहार तक लेकर नहीं आते थे। समझ में आया? वो हमेशा व्यवहार को आदर्शों तक लेकर जाते थे। इसमें बहुत फर्क है। ऐसा समझिए, जैसे समझिए कि एक शुद्ध सोना है और तांबा है, ठीक है। अगर हम तांबे में सोना मिलाएंगे तो क्या होगा, तांबे का प्रोपोर्शन ज्यादा रहेगा और सोने का कम रहेगा, ठीक है। अगर हम सोने में तांबा मिलाएंगे तो क्या होगा, सोना ज्यादा रहेगा और तांबा कम रहेगा। उसी तरीके से जब हम आदर्शों में व्यवहार को मिलाते हैं तो क्या होता है, आदर्श हमारे सर्वोपरि रहते हैं और हमारा व्यवहार उसके साथ साथ चलता है। तो यही चीज गांधी जी करते थे। वो कभी भी, ये कहने का सीधा तात्पर्य है कि हम सिचुएशन के हिसाब से व्यवहार नहीं करते थे, हमारे व्यवहार में हमारे आदर्श हमेशा शामिल रहते थे, ऐसा गांधी जी का कहना था। गिन्नी का सोना पाठ में यह कथन गांधी जी के संदर्भ में कहा गया है क्योंकि वे व्यवहारिकता के धरातल पर रहकर अपने ऊंचे आदर्शों को क्रियान्वित करते थे। वे शुद्ध आदर्शों यानी कि सोना को व्यवहारिकता यानी कि तांबे में मिलाकर उसे उपयोगी बनाते थे। इसका तात्पर्य यह है कि उन्होंने आदर्शों को व्यवहारिक बनाना, ना कि व्यवहारिकता के कारण आदर्शों को गिराना था। यानी कि वो जो प्रैक्टिकल यानी कि व्यवहारिक व्यक्ति होगा, वो उसका व्यवहार हमेशा सिचुएशन के हिसाब से बदलता रहेगा। वो हमेशा व्यवहार कैसे करता है, प्रॉफिट लॉस देखकर कि उसको यहाँ पर व्यवहार करने में फायदा है या यहाँ पर व्यवहार करने में फायदा है। तो वो व्यक्ति प्रैक्टिकल यानी कि व्यवहारिक होता है। लेकिन आदर्श वाला व्यक्ति क्या होता है, उसके जीवन का जो सोच होती है, चाहे सिचुएशन जैसी भी हो, लोग कोई भी हो, वो अपनी सोच वैसे ही रखता है जैसे कि गांधी जी रखा करते थे। अगला प्रश्न है, झेन के देन के आधार पर स्पष्ट कीजिए कि कौन निरर्थक बोलता है और क्यों बोलता है। क्योंकि देखिए, जब जापानी जो है वो बहुत ज्यादा बोलते हैं। जब अमेरिका से प्रतिस्पर्धा करने की बात आई तो उन्होंने दिमाग बहुत इस्तेमाल करना तेज शुरू कर दिया, तो जिसके चलते उन्होंने बोलना भी बहुत ज्यादा शुरू कर दिया था। झेन की देन के अनुसार जापान के आम लोग, जिन्हें लेखक कोई कहता है, निरर्थक बोलते हैं क्योंकि वे अमेरिका से प्रतिस्पर्धा के कारण अत्यधिक व्यस्त और तनावग्रस्त जीवन जीते हैं, जहां वे समय से आगे भागते हैं और मानसिक शांति खो देते हैं, जिससे उनका दिमाग स्पीड के इंजन की तरह काम करता है और वे वर्तमान से कटकर सिर्फ बकवास यानी कि निरर्थक बातें करते हैं। जबकि टी सेरेमनी जैसी विधियां उन्हें वर्तमान में जीने और शांति पाने का तरीका सिखाती हैं कि भाई आप बहुत फालतू में व्यर्थ अपना समय वेस्ट कर चुके हैं, आप थोड़ा शांत होकर अपनी लाइफ को बिताइए। लेखक ने टी सेरेमनी के चाय पान के समय क्या निर्णय लिया, पतझड़ में टूटी पत्तियों के आधार पर बताइए। जब चाय इतनी पी जा रही थी तो उन्हें यह समझ में आया कि भविष्यकाल और भूतकाल दोनों मिथ्या हैं यानी कि झूठे हैं। जो कुछ है वो वर्तमान काल है। हम वर्तमान काल में जैसा जिएंगे, हमारा भविष्य वैसे ही बनेगा और हमारा भूत भी वैसा ही बनेगा, ठीक है ना। पतझड़ में टूटी पत्तियां, झेन की देन पाठ में के संदर्भ में चाय पान के समय लेखक ने निर्णय लिया कि वह अपनी असीम भाग दौड़ भरी जिंदगी को रोक कर भूत और भविष्य की चिंताओं को छोड़कर वर्तमान के शांत वातावरण में जिएगा। लेखक ने महसूस किया कि मानसिक तनाव से बचने के लिए केवल वर्तमान के क्षणों का आनंद लेना ही जीवन का वास्तविक सत्य है। यानी कि जो अभी प्रैक्टिकल चल रहा है उसको जियो, उसी में जो मजा है वही मजा है, ठीक। अगला प्रश्न है, झेन की देन पाठ से आपको क्या संदेश मिलता है।
हम अपनी इतनी भागदौड़ मशीनीकृत जिंदगी में हमें क्या करना चाहिए, हमें कुछ समय अपने आप शांति से भी बिताना चाहिए, है कि नहीं। सिंपल सी बात है कि हम इतनी भागदौड़ भरी जिंदगी में कभी हम वर्तमान के बारे में सोच ही नहीं पाते, हमेशा अपना भविष्य बनाने में लगे रहते हैं या भूतकाल के बारे में सोचते हैं, है कि नहीं। तो उन्होंने सिंपल चीज कही है कि सिर्फ वर्तमान के बारे में सोचिए, आगे के बारे में या पीछे के बारे में नहीं सोचना। हमारे जीवन की मानसिक शांति हमारे लिए बहुत जरूरी है, ये चीज मेन बताया है। झेन की देन पाठ का यह संदेश देता है कि अत्यधिक मानसिक तनाव और भागदौड़ भरी जिंदगी इंसान को बीमार बना देती है। पाठ के अनुसार भूतकाल की यादों और भविष्यकाल की चिंताओं को छोड़कर वर्तमान क्षण में जीना ही सच्चा जीवन है। मानसिक शांति और आत्म जागरूकता के लिए सादगीपूर्ण जीवन शैली जरूरी है जो तनाव को कम करती है। ठीक है, हम अपनी लाइफ में बहुत कुछ ऐसा करते हैं कि हमको स्ट्रेस हो जाता है, तो बहुत जरूरी है कि शांति के साथ काम किया जाए, तो वो स्ट्रेस अपने आप कम होगा। चलिए अब हम आ गए प्रश्न संख्या 52 पे, जहां से हमारा शुरू हो रहा है गद्य खंड का 7वां और अंतिम अध्याय कारतूस। ठीक है, जो कि है एक एकांकी, और एकांकी मतलब स्किट जैसे आप लोग प्ले करते हैं। वहां पर एक जो है ऐतिहासिक कथा वजीर अली के बारे में रखी गई है, जो कि अवध के नवाब आसिफउद्दौला का बेटा था। आसिफउद्दौला की मृत्यु के बाद वो 5 महीने गद्दी पर बैठा और उस 5 महीने में उसने अवध से अंग्रेजों का सफाया कर दिया। ये देखते हुए अंग्रेज बहुत चिंतित हुए और उन्होंने अपनी कूटनीति से जो है वजीर अली को अबदस्त करके, यानी कि उसे गद्दी से हटाकर उसके चाचा शहादत अली को बैठा दिया, जो कि एक अय्याश किस्म का ऐशो आराम पसंद व्यक्ति था। और वजीर अली जो है उसको बनारस भेजा गया। बनारस में भी वो वकील का कत्ल किया उसने, और वहां से वो भाग गया गोरखपुर के जंगलों में, जहां पर उसे पकड़ने की कवायद चल रही है। और वहीं पर एक खेमा लगा है जहां पर लेफ्टिनेंट और कर्नल बैठकर वजीर अली के बारे में बात कर रहे हैं, और अंत में इसी एकांकी में वजीर अली भी आता है। तो पूरा हमने एकांकी आपको समझाया हुआ है। चलिए इस पर प्रश्न देख लेते हैं। ठीक है, शहादत अली कौन था, उसने वजीर अली की पैदाइश को अपनी मौत क्यों समझा। तो मैंने जैसे बताया, शहादत अली अवध के नवाब आसिफउद्दौला का बेटा था। आसिफउद्दौला की कोई औलाद ना होने के कारण शहादत अली को लगता था कि भाई वो ही नवाब बनेगा आसिफउद्दौला के बाद। लेकिन फिर वजीर अली की जब पैदाइश हुई, तब से शहादत अली उसे बिल्कुल पसंद नहीं करता था। उसके सपनों की, उसकी जितनी इच्छाओं की मौत वो समझता था वजीर अली को। शहादत अली अवध के नवाब का भाई था। अवध का नवाब कौन था, जो है वो वजीर अली था। तो यहाँ पर शहादत अली कौन हुआ, जैसे कि हमने बताया शहादत अली कौन है, वो आसिफउद्दौला का भाई है, जबकि वजीर अली जो है वो आसिफउद्दौला का बेटा है। ये ध्यान रखिएगा। अवध के नवाब आसिफउद्दौला की कोई संतान न होने के कारण शहादत अली का अपने भाई के बाद अवध का नवाब बनना तय था, परंतु वजीर अली के पैदा होने के बाद उसके सारे सपने खाक में मिल गए। यही कारण था कि उसने वजीर अली की पैदाइश को अपनी मौत समझा, क्योंकि भाई उसके जितने सपने थे वहां का नवाब बनने के, क्योंकि अब भाई नवाब का बेटा ही नवाब बनेगा, तो इसलिए उसके सारे सपने ही मौत हुए, तो इसने ऐसा ही समझा। कारतूस एकांकी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? हिम्मत, देशभक्ति, बहादुरी, ये सारी चीजें जो कि हम वजीर अली को देखकर सीख सकते हैं। प्रस्तुत एकांकी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें अन्याय के विरुद्ध आवाज उठानी चाहिए। वजीर अली का चरित्र हिम्मत और बहादुरी से अन्याय के खिलाफ लड़ने की प्रेरणा देता है। वजीर अली की तरह हमें भी अपने देश के प्रति वफादार रहना चाहिए और दुश्मनों का सामना हिम्मत और साहस से करना चाहिए। जैसा कि वजीर अली ने किया, हमें भी वैसा ही करना चाहिए। अगला प्रश्न है, सवार किए जाने के बाद कर्नल क्यों हक्का बक्का रह गया? कारतूस एकांकी पाठ के आधार पर बताइए। सवार कौन था? खुद वजीर अली था। तो उसके जाने के बाद कर्नल हक्का बक्का ये रह गया कि जिसको पकड़ने के लिए हम खुद यहाँ पर खेमे में बैठे थे, वो खुद आया, हमसे कारतूस लिए और अपना नाम बताकर चला गया। ठीक है ना, तो उसकी बहादुरी को देखकर वो हक्का बक्का रह गए थे। कर्नल अपने काफिले के साथ जंगल में वजीर अली को पकड़ने के लिए डेरा लगाया हुआ था। एक रात एक सवार वहां आया, उसने कर्नल से अकेले में बात की और करने की बात कही। सवार के जाने के बाद कर्नल हक्का बक्का रह गया, क्योंकि वह सवार कोई और नहीं खुद वजीर अली था।
उसकी हिम्मत और बहादुरी को देखते हुए कर्नल ने उसे एक जाबाज सिपाही कहा। क्योंकि अब सोचिए, जिसको पकड़ने के लिए बैठा है उसी के खेमे में जाएं, उसी से कारतूस लें और उसी को अपना नाम बताएं और कह दें कि तुम्हारी जान इसलिए बख्श रहे हैं क्योंकि तुमने मुझे कारतूस दिए, तो उस व्यक्ति की बहादुरी होगी, जो कि वजीर अली ने खुद किया था। अगला प्रश्न है, कारतूस एकांकी के आधार पर सोदाहरण स्पष्ट कीजिए कि शहादत अली जैसे लोगों ने सदैव देश के लिए अहित किया है। क्योंकि शहादत अली जैसे लोग जो होते हैं वो अपने स्वार्थ के लिए दुश्मनों के साथ मिल जाते हैं और अपने ही देश के साथ गद्दारी करते हैं, तो ऐसे लोग कभी भी देश के लिए अच्छे नहीं होते। शहादत अली जैसे लोग हमेशा देश का अहित ही करते हैं। कारतूस एकांकी के आधार पर उदाहरण सहित निम्नलिखित है। शहादत अली कर्नल का खास दोस्त और एक अय्याश आदमी था। वो अपने अय्याशियों के लिए कुछ भी कर सकता था। उसने यही किया। वजीर अली को हटाने के लिए वो अंग्रेजों के साथ मिल गया, यही किया था उसने, क्योंकि वो गद्दी बैठना चाहता था। उसने ये जानते हुए कि अंग्रेज देश के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं, उसने अपनी जायदाद का आधा भाग और 10 लाख रुपए अंग्रेजों को दे दिए। सोचिए, मतलब जो हमारे देश को खा रहे हैं, हमारे देश के को ही लूट रहे हैं, उन्हीं का हम साथ दे रहे थे। कर्नल ने सवार पर नजर रखने के लिए क्यों कहा, कारतूस पाठ के आधार पर बताइए। क्योंकि दूर से धूल उठती आ रही थी, जैसे लग रहा था कि बहुत बड़ी सेना आ रही है। बाद में पता चला कि एक सवार आ रहा है, तो उनको एक पल को ही लग रहा था कि ऐसा ना हो कि दुश्मन का हो या वजीर अली का हो, इसीलिए उन्होंने नजर रखने के लिए कहा था। कर्नल तथा लेफ्टिनेंट जब रात में अपने खेमे में बैठकर बात कर रहे थे, तभी एक सिपाही ने आकर एक घुड़सवार के आने की खबर दी। उन्हें लगा कि वह वजीर अली का कोई दूत या साथी हो सकता है। रात्रि के समय में एक सवार को इतनी तेजी से अपने खेमे की तरफ आते देख कर्नल ने अपने सिपाहियों को सवार पर नजर रखने के लिए कहा, क्योंकि उन्हें लगा कि भाई दुश्मन का भी हो सकता है, दोस्त का भी हो सकता है, या हो सकता है कोई ऐसा हो जो वजीर अली की खबर लेकर आया हो, तो उस पर खास तौर से नजर रखो, ऐसा ना कि वो हमारे लिए नुकसान भी साबित हो सकता है। वजीर अली के मन में अंग्रेजों के प्रति नफरत क्यों थी, कारतूस पाठ के आधार पर बताइए। क्योंकि अंग्रेज जब से भारत आए थे वो सिर्फ नफरत फैलाने, भारतीयों के ऊपर अत्याचार करने ही काम कर रहे थे, जो कि बिल्कुल भी वजीर अली को अच्छा नहीं लगता था कि उनके देशवासियों के साथ ऐसा कोई कृत्य किया जाए। वजीर अली के दिल में अंग्रेजों के प्रति नफरत थी, क्योंकि वह एक सच्चा देशभक्त था और वो नहीं चाहता था कि अंग्रेज हिंदुस्तान पर शासन करे। इसी कारण वो अपने शासन में, अपने क्षेत्र में अंग्रेजों का प्रभाव नहीं पड़ने दिया और साथ ही उनके अत्याचारों के प्रति भी आवाज उठाई। लेफ्टिनेंट को ऐसा क्यों लगा कि कंपनी के खिलाफ सारे हिंदुस्तान में एक लहर दौड़ गई है, कारतूस पाठ के आधार पर बताइए। क्योंकि देखिए, अंग्रेज अब तक इतना अत्याचार कर चुके थे, हर कोई इस अंग्रेजी शासन व्यवस्था से निजात पाना चाहता था और वजीर अली जैसे लोग जब इनका विरोध करते थे तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता भी उनके साथ ही हो जाती थी। तो इसी तरह उनको लगता था कि एक लहर से दौड़ पड़ी है अंग्रेजों का विरोध करने की। लेफ्टिनेंट को टीपू सुल्तान और वजीर अली के किस्से सुनने के बाद ऐसा लगा कि कंपनी के खिलाफ पूरे हिंदुस्तान में एक लहर दौड़ गई, क्योंकि कर्नल जो है टीपू सुल्तान के बारे में बात कर रहा था, वजीर अली के बारे में बात कर रहा था। उन्हें लग रहा था कि हर तरफ जो है कंपनी का विरोध हो रहा है, क्योंकि कंपनी की फौज भी इन विरोधियों से निपटने में कामयाब नहीं हो पा रही थी। क्योंकि ये चाहे टीपू सुल्तान हो, चाहे वजीर अली जैसे ऐसे बहुत सारे फ्रंट्स खुले हुए थे अंग्रेजों के लिए, वो हर जगह भारतीयों को दबाने का प्रयत्न कर रहे थे। क्यों? क्योंकि वो अपनी सत्ता को वहां पर कायम रखना चाहते थे। शहादत अली को कर्नल अवध के तख्त पर क्यों बिठाना चाहता था, कारतूस पाठ के आधार पर बताइए। अब कर्नल क्या चाहता है कि हर जगह अंग्रेजों का आधिपत्य हो। भाई पहले हमारा देश अलग अलग रियासतों में बटा हुआ था, तो जब वजीर आसिफुद्दौला के बाद वजीर अली 5 महीने जब गद्दी पे रहा, तो उसने एक तरीके से अवध से पूरी तरीके से अंग्रेजों का सफाया कर दिया। तो उन्हें लगा कि अगर वजीर अली और लंबे समय तक रहा तो अवध ही नहीं और भी आसपास के जितनी रियासतें हैं, राज्य हैं, उनसे अंग्रेजों को हटाना शुरू कर देगा। और कहीं ना कहीं उसने अफगानिस्तान के राजा को बुलाने का एक सोची थी। तो
तो इसी वजह से उसने ये सोचा कि अगर वजीर अली को हटाकर किसी ऐसे शख्स को बैठाला जाए जो अंग्रेजों का हिमायती हो तो वो अंग्रेजी सरकार के लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। तो इसीलिए शहादत अली उन्हें एक परफेक्ट व्यक्ति लगा जो था वही अवध के खानदान से और वो अंग्रेजों के साथ था। इसलिए उन्होंने वजीर अली को हटाकर शहादत अली को बैठाला, क्योंकि शहादत अली के बैठते ही भले गद्दी पर शहादत अली बैठा हो, लेकिन इनडायरेक्टली शासन कौन कर रहा था? अंग्रेज कर रहे थे। शहादत अली को कर्नल अवध के तख्त पर बिठाना चाहता था क्योंकि शहादत अली अंग्रेजों का मित्र था और बहुत ही अय्याश किस्म का इंसान था। कर्नल अवध की संपत्ति को हथियाना चाहता था जो उसे शहादत अली के नवाब बनते ही मिल गई और साथ ही 10 लाख रुपए भी मिल गए। तो धन दौलत तो मिली ही मिली, अवध पर अंग्रेजों का वो अधिकार भी उन्हें वापस मिला जो वजीर अली ने उनसे छीन लिया था। वजीर अली के अफसाने सुनकर कर्नल को रॉबिन हुड की याद क्यों आ जाती है? क्योंकि देखिए रॉबिन हुड क्या था? वो अमीरों को लूटता था, अत्याचारों को लूटता था और गरीबों में बांटता था। सेम वजीर अली ऐसे करता था, अंग्रेजों को सताता था और गरीबों की मदद करता था, है कि नहीं? कर्नल को वजीर अली के किस्से रॉबिन हुड की याद दिलाते थे क्योंकि वह भी मजबूरों का हमदर्द था, यानी कि जिन्हें तकलीफ थी उनका हमदर्द था और अंग्रेजी सत्ता को समाप्त करना चाहता था। वजीर अली के बहादुरी और वफादारी के किस्से मशहूर थे। उनकी दिलेरी और बहादुरी का उदाहरण है कि उसने कंपनी के वकील को उसके घर जाकर मार दिया डाला था। यानी कि गया तो वो अपनी रिक्वेस्ट लेके था कि भाई भाई मुझे बार बार कलकत्ता मत बुलाओ, लेकिन जब कंपनी के वकील ने बहुत ज्यादा क्या कहते हैं अपमान कर दिया तो उसने उनको मार दिया था। भाई एक तो पहले वो अंग्रेजों से नफरत करता था, दूसरा कंपनी के वकील ने उसकी बेइज्जती कर दी थी, है कि नहीं? तो ऐसा जो कि खुद उसके खिलाफ हो, उसके देश के खिलाफ हो, वजीर अली उनको बिल्कुल भी नहीं छोड़ता था, जैसा कि रॉबिन हुड था। ठीक है, तो ये थे हमारे स्पर्श गद्य खंड के कुछ टॉप 60 क्वेश्चन। ध्यान रखिए, मैंने हमेशा ये चीज कही है, भले क्वेश्चंस ऐसे नहीं हो, घुमा फिराकर आपसे पूछे जाए, लेकिन आंसर्स आपके इसी में से 100% फंस जाएंगे, क्योंकि मैंने क्वेश्चंस ही ऐसे चूज किए हैं कि इनके जरिए मैं आपको पूरी स्टोरी समझा रही हूँ, कैसे कैसे लिखा जा रहा है। अगर क्वेश्चन थोड़ा घुमा फिराकर तोड़ मरोड़ पूछ भी लिया जाए तो आप आसानी से इतने आंसर्स पढ़ने के बाद उस आंसर को बना लेंगे जो आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा, है कि नहीं? मेरा मेन मोटिव ये नहीं रहता कि मैं आपको बस इतने क्वेश्चन दे दूं और आप इनको रट लो और काम चल जाए। ये पढ़ाने का मोटिव, यहाँ पर पढ़ाने का मोटिव होता है कि मैं आपके दिमाग में स्टोरी इतने अच्छी तरीके से छाप दूं कि जब आप उसको के आंसर्स करने बैठो तो हर एक अल्फाज एकदम परफेक्ट निकले। ठीक है, तो चाहे चैप्टर समझाना हो, चाहे क्वेश्चन आंसर समझाने हो, इन सब में मेरा प्रयास यही रहता है कि स्टोरी आपके दिमाग में अच्छे से छप जानी चाहिए। ठीक है, आई होप मैं अपने कार्य में सफल रहती हूँ, जरूर बताइएगा। और रही बात, अभी और भी मैं बहुत सारे आपके एग्जाम ओरिएंटेड जो हैं वो वीडियोस लेकर आने वाली हूँ। तो ध्यान रखिए, एग्जाम बहुत निकट है। जितने भी आपके जो क्या कहते हैं मैराथन्स, कोई रिवीजन मैराथन्स थे, वो मैंने आपको एज अ वीडियो सब दे दिए हैं। अब आपके ग्रामर के कुछ प्रैक्टिस सेशंस होंगे जो कि लाइव होंगे और इसके बाद मैं आपके एमसीक्यूज के भी लाइव सेशंस लूंगी। और बाकी पढ़ने के लिए सारा कंटेंट आपके पास ऑलरेडी चैनल पे अवेलेबल है। जो भी आपको पढ़ना है सबकी प्लेलिस्ट आपको लिंक में दे रही हूँ, वहां पर आप जाकर सब कुछ पढ़ सकते हैं, चाहे एक्सप्लेनेशन हो, एमसीक्यूज हो, एमआईक्यूज हो, या ये कोई मैराथन्स हो, वन शॉट रिविजन्स हो, सैंपल पेपर्स हैं, पीवाईक्यूज हैं, सारी चीजों सबके लिंक आपको नीचे ये डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप जो भी चैप्टर पढ़ना चाहते हैं सब आपको मिलेगा। और बाकी लाइव सेशंस लेकर आ रहे हैं, इनकी इन्फॉर्मेशन आपको जल्द ही चैनल के थ्रू मिलेगी। थोड़ा नोटिफिकेशंस पे ध्यान रखिएगा आने वाली सारी चीज़ों पर, ठीक है? और हाँ, वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, साथ ही साथ चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करते हैं। तो जल्दी ही मिलेंगे हम अपने आगे और भी वीडियोस में, ठीक है? मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।